औरंगजेब आतताई नहीं था। औरंगजेब बहुत बड़ा आतताई था, बहुत ही क्रूएल था, बहुत से मंदिरें तोड़ी है। गंगा भी मेरी, हाँ। यमुना भी मेरी, तहजीब कहाँ से आ गई? जो इस्लामिक सोच वाले लोग हैं। जब मुगल आए तो उन्होंने खाना सिखाया इस देश को, पहनना सिखाया इस देश को। ये तो खैर मजाक है। सावरकर पे आप क्या सोचते हैं? जब नाभा जेल की बात की, जब नाभा जेल में जवाहरलाल नेहरू जी को जब डाला गया था ना, तो उनके पिता बहुत डर गए थे। उन्होंने कहाँ जाकर ब्रिटिश सरकार में बहुत प्रभावी आदमी थे मोतीलाल नेहरू, उन्हें कोशिश की छुड़वाने की। तो ये तो स्वरूप है दूसरे लोग का जो नाभा जेल में नहीं रह सकते हैं। वो उस आदमी के बारे में क्वेश्चन करेंगे जो सेलवर जेल जो काला पानी से पाके आया हुआ है। संभल पे आप क्या कुछ सोचते हैं जो कुछ हो रहा है? नया इतिहास तलाशा जा रहा हूँ। इतिहास में आप ऊपर से मलहम लगा देंगे तो उससे पुराने घाव नहीं मिटते। कि वामपंथी बदले हुए मुगल हैं। एमिनेंट, प्रख्यात डिस्टोरियंस, जरूरत क्यों पड़ी इसकी? भारत का जो इतिहास है 70 साल से ज़्यादा हो गया आज़ादी के हमारे, फिर भी इतिहास अभी भी भारत के नज़रिए से लिखा नहीं गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारतीय इतिहास को लेकर तमाम बातें होती रहती हैं, तमाम दावे हैं और तमाम तरीके की ऐसी बातें हैं जिसको लेकर विवाद भी होता रहता है। वामपंथियों ने अपनी तरह से इतिहास पेश किया और मुगलों ने अपनी तरह से पेश किया। ऐसे में किस तरीके से भारतीय इतिहास से छेड़छाड़ की गई ये भी जानना जरूरी है। तो आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने एक किताब अभी हाल फिलहाल में लिखी है, जिस किताब का नाम है इमिनेंट डिस्टोरियंस। अब डिस्टोरियन पढ़कर आप समझ गए होंगे कि हिस्टोरियन जो होते थे उसके सामने डिस्टोरियन मतलब जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया भारत के इतिहास को। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट ऑथर उत्पल कुमार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर एनएफ न्यूज़ पर। नमस्कार रोहित जी। सर, जिस तरीके से किताब का नाम ही है कि एमिनेंट, प्रख्यात डिस्टोरियंस, ये क्या कहते हैं, जरूरत क्यों पड़ी इसकी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। भारत का जो इतिहास है 70 साल से ज़्यादा हो गया आज़ादी के हमारे, फिर भी इतिहास अभी भी भारत के नज़रिए से लिखा नहीं गया है। एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि जब तक लायंस अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे तो हंट को ग्लोरीफाई किया जाएगा। सेम बात भारत के लिए कही जा सकती है। भारत का इतिहास अभी भी ग्लोरीफाई करता है इन्वेडर्स को। आप पढ़ के देखें, बाबर के बारे में आप बहुत लंबी कहानियाँ मिल जाएगी और औरंगजेब के बारे में मिल जाएगी। जबकि यहाँ के अपने जो रूलर्स थे, यहाँ के जो अपनी सनातन जो ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने वाले लोग थे, उनके बारे में आपको हार्डली बताई जाएगी। इनफैक्ट आपको जो कहानी आप जब देखेंगे भारत के इतिहास को, तो आपको ऐसे प्रस्तुत किया जाएगा कि ये बस एक लूजर्स का इतिहास है। हम बस हारते गए। जबकि सच्चाई ये है कि हम आज जिंदा हैं और आज यदि हम इतिहास के गर्भ कहीं खो नहीं गए हैं तो इससे एक ही रीजन हो सकता है कि हमने जीत ज़्यादा हासिल की होगी और हम हारे कम होंगे। लेकिन समहाउ हमारे इतिहास में वो सिर्फ हार ही बताई जाती है, जीत नहीं बताई जाती है। और जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। चूँकि आपको नालंदा जो यूनिवर्सिटी अभी बना था और उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और उसको तोड़ने वाला एक जो मुस्लिम आतताई था, उस बख्तियार खिलजी उसका नाम था, और उसकी सारी एक्सप्लॉइट्स के बारे में हमें पता है। लेकिन हमारे इतिहास में आप खोज के देख लें, कहीं भी ये नहीं बताया जाएगा कि वो मरा कैसे। और मरा था जब एक आसाम के जो राजा थे, उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह हराया कि उसके बख्तियार खिलजी के अपने ही सोल्जर्स ने जनरल से मिलकर बख्तियार खिलजी को मार दिया। अब ये इतिहास हमें बताना चाहिए, लेकिन ये इतिहास हमें नहीं। हमें ये बताया जाता है कि नालंदा तोड़ दिया, वो भी बताना चाहिए, मैं नहीं कहूँ उसे छिपाइए, लेकिन सारी इतिहास बताइए। और ये मेरी पुस्तक उसी में एक छोटा सा प्रयास है। किताब के कुछ पॉइंट्स पे आएंगे, लेकिन अब आपने शुरुआत कर दिया है मुगलों से, तो वहीं पर जो सवाल हैं यहीं ख़त्म कर लेते हैं। सबसे पहले अभी एक फिल्म आई संभाजी, फिल्म में तोड़ मरोड़ की चीज़ें दिखाई जाती हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद एक देश में नई बहस छिड़ गई। एक तबका कह रहा है कि औरंगजेब ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, औरंगजेब आतताई नहीं था, औरंगजेब एक अच्छा शासक था, 49 साल तक राज किया। आपको लगता है औरंगजेब आतताई नहीं था? ये तो जोक है। देखिए, सबसे हमें शुक्रगुजार होना चाहिए औरंगजेब के ही इतिहासकारों का। यदि वो नहीं होते ना, तो जिनको मैं डिस्टोरियन बोल रहा हूँ, वो इतिहास को दबा चुके होते और आज हमें प्रस्तुत किया था कि औरंगजेब से अच्छा राजा तो था ही नहीं देश में, औरंगजेब द ग्रेट को बुलाया था। लेकिन दुर्भाग्य है इन लोगों का, जो डिस्टोरियन का, कि औरंगजेब के अपने कोर्ट हिस्टोरियन हैं, औरंगजेब के अपने फरमान हैं जो फरमान उसने जारी किया है, वो खुद ही दिखलाता है कि औरंगजेब बहुत बड़ा आतताई था, बहुत ही क्रूएल था, बहुत से मंदिरें तोड़ी है और बड़े फक्र से वो बोलता था।
उसकी फरमान आप पढ़ें, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपना धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, और इसीलिए वो सारे जो उन्होंने गलत काम किए उनको बाकायदा उन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो और वो रिकॉर्ड यही बताता है कि औरंगजेब का जो ऑलमोस्ट 50 साल का जो शासनकाल था, वो भारत के जो स्पेशली सनातन ट्रेडिशन के लिए बहुत ही एक काला अध्याय था। और उसके सारे रिकॉर्ड्स हैं। यानी अब ये तो बोलने, जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा, उसकी बहुत बड़ी एक अपोलॉजिस्ट है ऑड्रे ट्रुस्की, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है औरंगजेब पर, पतली सी बेकार सी पुस्तक है लेकिन लिखी है, और चूंकि वो वेस्ट में अमेरिका में पढ़ाती है तो उनके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं। उसमें वो डिफेंड करती है औरंगजेब को कि नहीं, औरंगजेब सेकुलर था, और उनका आर्गुमेंट ये है कि औरंगजेब का जो कोर्ट है उसमें बहुत सारे हिंदुओं को एम्प्लॉय किया था। अब ये यदि रीज़न होगा तो हिटलर ने बहुत सारे ज्यूज को भी एम्प्लॉय किया था, और ज्यूज को एम्प्लॉय करके ज्यू के थ्रू वो ज्यू को मरवाता था। तो क्या हम हिटलर को बोलते हैं कि वो प्रो ज्यू है? तो सेम काम वही औरंगजेब भी करता था। औरंगजेब ने जैसे शिवाजी से लड़ने के लिए किसे भेजा? उसे जयसिंह को भेजा। अहोम से लड़ने के लिए किसे भेजा? राजा राम सिंह को भेजा। वो हिंदुओं से लड़ने के लिए हिंदू अब जनरल्स को भेजता था, ताकि दोनों में जो भी मरेगा इस्लाम जीतेगा, वो बोलते भी थे वो। अच्छा, एक तथ्य और ये दिया जाता है, जब औरंगजेब को आताताई बताया जाता है कि अगर वो 49-50 साल तक था, रोज अगर 10,000 हिंदुओं को मारता था, टेम्पल्स तोड़ता था, तब फिर बच कैसे गए हिंदू और मंदिर? ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक दिन आप को मार ही पाए, क्योंकि दूसरा साइड कोई वो, मतलब उस समय गांधीयन फिलॉसफी नहीं थी। दूसरा साइड अपने हथियार छोड़ के बैठा हुआ नहीं था। दूसरा साइड भी उसी तरह से प्रिपेयर था लड़ने के लिए। और हमारा जो इतिहास देखेंगे ना, तो वही मुझे अपने इतिहास से वही मुझे प्रॉब्लम है जो मैं पढ़ाया जाता है कि हमारे इतिहास में दिखाया जाता है कि जो मुगल हुए या सल्तनत जो भी रूलर्स आए, वो आए और उन्होंने हमें जीत लिया, जैसे हमने उनसे लड़ाई नहीं की। जबकि सच्चाई ये है कि हमने एक एक जमीन के एक एक कण के लिए हमने लड़ाई की थी। और यदि आप पूरा इतिहास देखें, 1206 में तुगलक में बोला ऐबक का स्लेव डायनेस्टी स्थापित होता है, और 1707 में औरंगजेब मरता है। ये ऑलमोस्ट 500 साल का जो काल है, उसमें आप जोड़ के बस चार राजाओं को आप देखें जिसने कुछ काम कर पाया, अदरवाइज सब वो बेकार ही थे, दे वर हार्डली सक्सेसफुल। और ये इसीलिए था क्योंकि जो रेजिस्टेंस था, हिंदू रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था हमेशा। और आप देखिए अकबर को, जैसे अकबर एक बहुत ही एक सुलझा हुआ राजा था, मैं मानता हूँ उसको, वो अनपढ़ था लेकिन उसको लोगों की समझ थी। उसने बहुत जल्दी समझ लिया कि इस देश पे यदि शासन करना है तो इस देश के हिंदुओं का एक जो तबका है उसको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। उसने क्या किया, राजपूतों के साथ अपने मैट्रिमोनियल शादी का अलायंस बना लिया, और उसका बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन जैसे औरंगजेब ने इसको बदला, औरंगजेब आते ही उसने फिर से जजिया कर लगा दिया, या पिलग्रिमेज कर, आप कहीं भी पिलग्रिम के लिए जाएंगे तो आपको उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये लगाया, बहुत सारे मंदिरें तोड़ने लगी। तो फिर से हिंदू उसके अगेंस्ट हो गए। जो अलायंस जो बना था, टेम्पररी अलायंस बना था, वो हिंदू और मुगल का, वो टूट गया। और टूटते ही जो औरंगजेब 1707 में मरता है, तो उसने अपनी लेटर में, अपनी चिट्ठी में अपने बेटों को बोलता है कि मुझसे गलती हो गई। और जो अभी फिल्म आई है, छावा फिल्म आई है, वो फिल्म है, तो उसमें बहुत चीज़ें बहुत ओवर द टॉप दिखाई जाती है, वो फिल्म है। लेकिन लोगों ने कहा कि 10% भी नहीं दिखाया गया, पूरा डायरेक्टर ने कहा पूरा दिखा दूंगा, रूह कांप जाएगी। नहीं, सही बात है, वो संभव नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सिर्फ इस बात से मैं आपको बताऊंगा कि संभाजी का जैसे मौत थी, संभाजी का मौत को उन्होंने इस तरह से मारा गया था, उसी औरंगजेब चाहता था कि एग्जाम्पल बनाया जाए, तो सबको दिखाया कि देखो आप मेरे खिलाफ जाओगे तो हमको ऐसे मारेंगे। यानी उसकी नाखूनें निकाली जाती थी, उसके चमड़ा उसको निकाला जाता था, एवरीडे स्लोली जो स्लो डेथ होता है वो दी जा रही थी। और वो, लेकिन उसका वहाँ बैकफायर किया, लोगों को उसका गुस्सा हो गया कि हाउ कैन ही डू दैट। और जब पूरी समाज खड़ी हो जाती है ना, वो जो लोग बोलते हैं ना कि 10 साल लोग मार देंगे, 10 साल वो भेड़ बकरी नहीं है भाई, वो लोग भी लड़ने के वाले हैं। जब पूरा मराठा समाज जब खड़ा हो गया संभाजी के मरने के बाद, तो औरंगजेब से संभला नहीं। औरंगजेब 26 साल तक दक्षिण में रहा, डेक्कन में रहा, वापस नहीं जा पाया, वहीं मर गया वो। तो ये होता है जब समाज खड़ा होता है ना, तो ये होता है। और ये जो मीथ हमें बोली जाती है ना कि हम लोग बड़े वो अहिंसा के वो हैं, हम अहिंसा के को मानते हैं, लेकिन हमारे गीता में भी लिखा हुआ है कि जो आपसे कोई हिंसा करे तो उसके साथ आप अहिंसा की बात ना करें। और ये हमेशा बात थी, वो तो गांधीयन मीथ बाद में लाई गई, हमारे ऊपर इम्पोज की गई। मराठा और मुगलों की बात की आपने, और मराठा और मुगलों को कैसे डिफाइन करेंगे अगर आज के वक्त में हो तो? देखिए, जो हमें बताया जाता है कि मुगल इस देश के ही थे, मुगलों ने कभी अपने आप को इस देश का माना नहीं है। और उस समय का लिटरेचर ये बोलता है, जो यूरोपियंस आए थे उन्होंने बोला था कि मुगल्स अपने आप को विदेशी के रूप में देखते हैं। तो लेकिन हमारे अपने जो इतिहासकार आज़ादी के बाद हुए,
वो अपने आइडियोलॉजिकल रीजन की वजह से, चूँकि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मानते थे, उन्होंने उनको इस देश का द मुगल द ग्रेट एक एपिथेट लगा के उनको प्रेजेंट किया। और जहाँ तक मराठों की बात है, मराठों ने देखिए हमें जो बताई नहीं जाती है, हमारा जो नॉर्मल इतिहास है वो ये बोलता है कि मुगल थे, मुगल को हटा के ब्रिटिश आए, और जो रोल है मराठों का कंप्लीटली गायब कर दिया जाता है। मराठे के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, जबकि सच्चाई ये है कि मुगल को मराठों ने हरा दिया था। मुगल के बाद मराठा ही देश के एम्पायर बिल्डर थे। अटक से लेके, अटक जो पंजाब से लेके कटक तक इनका राज था। दक्षिण में तमिलनाडु तक उनकी पहुंच थी। और आप एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, अफगानिस्तान से जब अहमद साहब अब्दाली अटैक करता है, जो तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई 1761 में, तो यदि मुगल उसमें होते तो मुगल उनसे लड़ते ना। मुगल दिल्ली था, ये तो पुणे में थे। लेकिन पुणे से पेशवा अपनी सेना भेजते हैं पानीपत में लड़ने के लिए। तो ये दिखाती कि उस समय तक इस देश में जो राज था मराठों का था, जो कि हमसे छिपाया जाता है। हमें ये बुलाया था भाई मुगल आए फिर ब्रिटिश आ गए। अब हमें ये मानने की जरूरत है कि मुगल को ऑलरेडी मराठों ने ख़त्म कर दिया था। ये हमारा दुर्भाग्य है कि उसके बाद वो मराठा ये ब्रिटिश से हार गए। और उसका एक दो कारण ये भी है कि वो आपस में ही मराठा जो डिफरेंट उनके जो लीडर थे आपस में लड़ गए और वो एक दूसरे को कमज़ोर करने का काम किया। जैसे आपने किताब में भारत इन द पोस्ट मौर्य एंड गुप्ता पीरियड्स, तो इस वक्त का अगर जिक्र आपने जो किताब में किया, उसको अगर आप दर्शकों को डिफाइन करके बताएं कैसे रहा। मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन क्या था। भारत इन द पोस्ट मौर्य एंड गुप्तास पीरियड, वो वक्त कैसा था भारत का? देखिए वो वक्त हमारे लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड था। इनफैक्ट आप देखें तो हमारा जो भारत का जो इतिहास ही आप देखें तो जब तक यूरोपियन यहाँ नहीं आते हैं तो हम इकोनॉमिकली नंबर 1 नेशन इन द वर्ल्ड थे। विश्व के सबसे धनी, सबसे ज़्यादा यहाँ इकोनॉमी प्रॉस्परस इकोनॉमिकली हम ये भारत राज्य था और राष्ट्र था। और जो वर्ल्ड का जीडीपी आप लेंगे ना तो उसमें से 1/3 से 1/4 भारत का ही सिर्फ ये कंट्रीब्यूशन रहा है। मतलब 25 से 30% सिर्फ भारत में ही होता था। आज हार्डली हम उसके करीब हैं। और जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इसको ख़त्म किया। तो जो काल आप बता रहे हैं, पोस्ट मौर्य काल और गुप्ता काल, पोस्ट मौर्य काल में आप देखेंगे तो हमारे देश में रोमन जो गोल्ड थे सबसे ज़्यादा मिले। और उसका कारण ये था, जो उसमें रोमन का जो प्लिनी द एल्डर करके उस समय के जो कंटेम्प्रेरी जो राइटर थे, उन लोगों ने कंप्लेन भी किया अपनी पुस्तकों में कि ये भारत ऐसा देश है कि वो हमारे सारे सोने चांदियों को ले रहा है। क्योंकि इस देश को किसी विश्व में किसी और देश से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं थी, हमारे पास सब चीज़ था। तो क्या होता था कि अब और रोमन कुछ समाज से हमसे पेपर चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, ये सब चाहिए, तो वो चूँकि ट्रेड करने के लिए वो फिर अपने गोल्ड देते थे। तो हमारे यहाँ सब सारे वर्ल्ड का गोल्ड मुगल आने के बाद भी सारा विश्व का जितने भी गोल्ड होता था हमारे यहाँ आता था। क्योंकि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए तो आप गोल्ड लेके हमसे खरीदते थे। तो ये जो फेज़ था, ये फेज़ हमारे लिए बहुत ही मतलब एक जो प्रॉस्परस है फेज़ था। जो लोग बोलते भी, जैसे गुप्ता पीरियड के बारे में लोग एक बात कही जाती है कि इट वॉज ए गोल्डन पीरियड फॉर अस, हमारे लिए गोल्डन पीरियड था। डी.एन. झा जो मेरे प्रोफेसर हैं थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं उनका अंडर में पढ़ा हूँ, मास्टर्स किया था मैंने। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, उसमें वो भी उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है। उनका एक बुक ही है, उसमें एक चैप्टर है, उसमें है कि गुप्ता पीरियड वॉज नॉट द गोल्डन एरा। लेकिन लार्जली अधिकतर लोग ये बात मानते हैं गुप्ता पीरियड एक गोल्डन काल था। वहाँ मतलब इकोनॉमिकली हमने बहुत प्रोग्रेस किया, पॉलिटिकली हम बहुत आगे थे, साइंटिफिकली हम आगे थे। उस समय सारे हमारे जो बड़े बड़े जो साइंटिफिक जो भी वो बातें हुई थी, चाहे आर्यभट्ट हो, ये लोग सब उस समय थे, कालिदास उस समय थे। तो गोल्डन पीरियड माना जाता है। जो मैंने अपनी पुस्तक में जिस बारे में मैंने जोर देने की कोशिश की कि हमारा गोल्डन पीरियड गुप्ता काल पे ख़त्म नहीं हो जाता है, जो कि हमारे लोग भी कुछ लोग मानते हैं कि हुनों ने आक्रमण किया और हमारा गोल्डन पीरियड ख़त्म हो गया। हमारा गोल्डन पीरियड एक्चुअली ख़त्म हुआ ही नहीं। हमारी गोल्डन पीरियड 10वीं शताब्दी तक चली है। आप चोल एम्पायर पे देखें, चोल एम्पायर का जो प्रॉस्पेरिटी उस समय थी दक्षिण में, उनके आप मंदिर का आप वो देखें, जिस तरह से उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में अटैक किया, हज़ारों किलोमीटर दूर जाके अपने नौसेना को लेके, और इतना सटीक अटैक किया, इतना वेल प्लान अटैक था कि अपने आप में दिखाता है कि वो इतना बड़ा एम्पायर है, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। वैसा जो अटैक जो साउथ ईस्ट एशिया में हुआ था, उससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ है।
तो वही मैं कह रहा हूँ कोई वर्णन नहीं है। भारत के इतिहास के साथ विश्वासघात किया जी गया। जी। और अकेला चोल नहीं था, पल्लव डायनेस्टी के बारे में पढ़े, बहुत ही मतलब महान डायनेस्टी थी, बहुत ही प्रॉस्परस डायनेस्टी थी। खरकोटा जो थी डायनेस्टी थी, आपको कश्मीर में कोई नहीं आता है। खरकोटा डायनेस्टी में एक राजा हुए, वो आज के चाइना तक अटैक किया उन्होंने, जो कि लोग जानते हैं। और उनका जो बेसिकली जो अचीवमेंट था वो अलेक्जेंडर से भी ज़्यादा बड़ा था। एक भी युद्ध हारा नहीं था आदमी। और उसकी मृत्यु होती है टकला मकान, एक डेजर्ट है सिंचियांग रीजन जो चाइना के पास है, वहाँ होती है। किसी ने उन्हें और उनकी आर्मी को मिसलीड कर दिया, बोला कि पानी आपको आगे मिलेगा, और वो डेजर्ट था, मरुस्थल था, वहाँ गए, पानी नहीं मिला, उनकी सेना वहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन वो वापस नहीं आए, और उस आदमी ने इतने सारे मंदिर बनवाए, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सो हमारा जो गोल्डन पीरियड था, वो गोल्डन पीरियड हमारा जाके 10वीं शताब्दी के बाद से ख़त्म होना शुरू हुआ, जब हम थोड़ी हमारी एक सेंस ऑफ सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, थोड़ा एक सेंस ऑफ वो जो यूनिटी थोड़ी सी डिमांडोल हो गई, तब आप देखें अटैक होना शुरू हुआ और हम वहाँ से हम लूज आउट कर गए। बिल्कुल वो नहीं पढ़ाया गया जो भारत का इतिहास था। बताया गया कि अकबर महान था, जी जी, बताया गया कि औरंगजेब सिलाई बुनाई करके पैसे कमाता था, टेम्पल बनवाता था। जी जी। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, इसमें ज़्यादा योगदान किसका रहा? देखिए, इतिहास को दो पीरियड्स में तोड़ा गया। एक कॉलोनियल पीरियड था जब ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश का तोड़ने का मैं फिर भी रीज़न समझ सकता हूँ। ब्रिटिश यहाँ राज करने आए थे और उनको ये जस्टिफाई करना था कि वो यहाँ हमारे ऊपर क्यों राज कर रहे हैं, उनको एक जस्टिफिकेशन देना था। तो उन्होंने बोला कि यार इस देश में ना सारे लोग बेकार हैं, बैकवर्ड्स हैं, इंडियंस आर गुड फॉर नथिंग, इनका जो काल है आपस में लड़ते रहते हैं, इनका जो भी है एक भी किताब पढ़ने लायक उनके पास नहीं थी, सब बेकार थे, औरतों पर जुल्म करते थे, सती प्रथा थी। ये सारा उन्होंने जो अपना इतिहास गढ़ा जस्टिफाई करने के लिए कि वो ब्रिटिश रूल क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं उनको फिर भी मैं समझता हूँ कि वो अपना काम कर रहे थे, वो विदेशी थे, अपना विदेश को डिफेंड कर रहे थे। मुझे प्रॉब्लम आज़ादी के बाद के इतिहासकारों से ज़्यादा है, जो इस देश के इतिहासकार थे, जिन्होंने इस देश का नमक खाया, और लेकिन उनको समहाउ उनकी आइडियोलॉजी ज़्यादा प्यारी थी। वो कम्युनिज्म से प्रभावित थे, कम्युनिस्ट थे। वो प्रभावित करना बहुत छोटी बात होगी, वो कम्युनिस्ट थे। और कम्युनिज्म की एक खास बात होती है, कोई कम्युनिस्ट होता है ना, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हिस्टोरियन हो, वो पहले कम्युनिस्ट होता है। तो दे ऑल लाइक रोमिला थापर हो गई या फिर आर एस शर्मा हो गए, वो हमेशा ना उनका जो बिहेवियर था, वो हिस्टोरियन बाद में थे, पहले कम्युनिस्ट थे। तो उन्होंने पहले अपने कम्युनिस्ट होने का कर्ज अदा किया, उसके बाद वो हिस्टोरियन वाला कार्य किया। इसलिए उनका जो आप किताब पढ़ें तो आपको दिखेगा क्लास स्ट्रगल की आपको छाया उसमें दिखेगी, उसमें दिखेगा कि भारत के इतिहास में कुछ भी अच्छा नहीं है, अच्छा फ्यूचर में होगा जब क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी। बेसिकली वो कम्युनिस्ट का एक आइडियोलॉजी को ही आगे बढ़ा रहे थे इतिहास के नाम पे, एंड दैट्स व्हाई दे आर द राइट कैंडिडेट टू बी कॉल्ड हिस्टोरियंस। ये आपने आज एक नई बात कह दी कि कम्युनिस्ट जो है वो पहले कम्युनिस्ट है फिर कुछ है। जी जी। जैसे एक बात कही जाती है, जब पूछा जाता है संविधान बड़ा या धर्म, तो एक धर्म के कुछ कट्टरपंथी कहते हैं कि पहले धर्म फिर बाद में संविधान। इसीलिए देखिए, ये दोनों जो विचारधारा वाले लोग हैं, दोनों आपस में मिलते भी बहुत ज़्यादा हैं। आप ईरानियन रिवॉल्यूशन में देखिए, तो जो ईरानियन रिवॉल्यूशन में जो इस्लामिज़म वाले लोग थे और कम्युनिज्म, दोनों में बहुत बड़ी अच्छी दोस्ती थी। पाकिस्तान जब बन रहा था, पाकिस्तान जब जिन्ना ने जब पाकिस्तान के लिए डिमांड की, तो उसको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट किसने दिया था? इन्हीं कम्युनिस्टों ने दिया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जैसे ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने कम्युनिस्टों को मारा, और पाकिस्तान में वही हाल हुआ, सबसे पहले उन्होंने कम्युनिस्टों को साइडलाइन किया, ख़त्म किया। लेकिन हाँ, दोनों में एक दूसरे को सपोर्ट करने की क्षमता बहुत है। और इसका रीज़न है, देखिए, उनकी नज़र में जो हमारा सनातन ट्रेडिशन है, जो हमारा सिविलाइजेशन है ना, वो उनको बहुत खतरा दिखता है। उनको लगता है जब तक हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे ना, जब तक हम हिंदू जो सनातन जो भी विचार है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये देश कम्युनिस्ट नहीं बन पाएगा। तो उनको कम्युनिस्ट बनाना है, उनको बेसिकली पावर। सी अल्टीमेटली कम्युनिज्म का मेन मकसद क्या है? टू ग्रैब पावर, सत्ता हासिल करना। सब जगह वही है। वो लाख बात बोलें, गरीबों का बात बोलें, ये बात करें, औरतों के जेंडर उसकी बात करें, अल्टीमेट गोल फॉर देम इज टू कैप्चर द पावर ऑफ द स्टेट। और उसी में वो इतिहास लिखता है, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए लिखता है, ताकि एक माहौल बने, यहाँ के लोग विश्वास करने लगे कि यार हमारे अपने ट्रेडिशन में कुछ भी अच्छा नहीं है, हिंदुज़म में कुछ भी अच्छा नहीं है यार, हम छोटे लोगों पे, जो छोटे सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, उन पर हम प्रताड़ित करते हैं, हम औरतों को प्रताड़ित करते हैं, हम ट्राइबल्स को प्रताड़ित करते हैं, हम द्रविडियंस को प्रताड़ित, जबकि इसका कोई सच्चाई नहीं है।
इसकी कोई एक जैसे एग्जाम्पल एक जो थ्योरी है जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ मदर ऑफ हिस्टोरिकल स्कैम्स, वो है आर्यन इन्विजन थ्योरी। उस थ्योरी का हमारे इतिहास में कोई भी एक भी साक्ष्य नहीं है कि आर्य बाहर से आए थे, लेकिन साक्ष्य ना होने के बावजूद भी आज से 100 सालों से ज़्यादा हो समय हो गया वो हमें पढ़ाया जाता है, लिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। और देखिए उसका नुकसान देखिए, जो स्टालिन के आप जब अभी भाषण सुन रहे हैं कि भाई हम पे हिंदी ना लादा जाए, संस्कृत ना लादा जाए, इसका अल्टीमेट क्या है? वही आर्यन द्रविडियन डिवाइड है, जो कि कोई डिवाइड था नहीं। संस्कृत और तमिल में कोई मतभेद नहीं है, दोनों का एक ही स्रोत है और ये धरती से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक उन्होंने डिवाइड क्रिएट कर दिया ताकि लड़ते रहें आप आपस में। आप ट्राइबल ऑन ट्राइबल में लड़ जाएं। देखिए ट्राइबल्स को एनिमिस्ट बोलते हैं, उन्होंने टर्म यूज़ किया। ट्राइबल कौन थे भाई? ट्राइबल सनातनी थे। आप उनका लिटरेचर पढ़ें, उनका जो फोक कहानियाँ पढ़ें तो आपको लगेगा कि ये तो हमारी कहानियाँ थी। लेकिन चूँकि हमारे में सबका कोई एक मत नहीं होता है तो वो था, लेकिन उनको ब्रिटिश ने क्या किया? वेपनाइज किया, ट्राइबल के नाम पे वेपनाइज किया, कास्ट के नाम पे वेपनाइज कर लिया और देश को बांट दिया। आज़ादी के बाद हमारे जो डिस्टोरियंस थे उन्हीं को उन्होंने एक कदम और आगे ले गए, और अब तो पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलता है, पॉलिटिकल पार्टी को उसे। अब आपने स्टालिन का जिक्र किया है तो एक सवाल और उठ जाता है कि नए नए आए हैं तमिल की लड़ाई लड़ने, विजय थालापति, वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। वहीं ये बात ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अरबी में दुआ पढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोग पूछ रहे भैया तमिल इतना ही है तो फिर अरबी में दुआ क्यों पढ़े, तमिल में पढ़ो, और जो अजान हो रही है उसको भी तमिल में करवा दो। मुझे वी.एस. नैपॉल की एक पुस्तक है, उन्होंने बियॉन्ड बिलीफ, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, शायद हिंदी में भी होगी, अनुवाद होगी। उसमें है कि उसको अरब इम्पेरियलिज्म बोलते हैं, कि आप सब चीज़ के लिए आप अरब की तरफ देखेंगे। आप पूजा भी करेंगे तो अरब की तरफ देख के पूजा करेंगे, आप वो जिस तरह से वो बिहेव करते हैं आप वैसे बिहेव करेंगे, आप अपने जो ड्रेस स्टाइल छोड़ देंगे, आप बुर्का पहन लेंगे वो पहनते थे। तो ये इम्पेरियलिज्म है। और ये जो आपने स्टालिन की बात की, वो हिंदी थलपति किया, ये हिंदी इम्पेरियलिज्म की बात करते हैं और संस्कृत इम्पेरियलिज्म की, तो ये अरब इम्पेरियलिज्म की बात उन्हें करनी चाहिए थी ना। उन्हें बोलनी चाहिए नहीं भाई इसको ट्रांसलेट करो, हमें तमिल में बोलनी चाहिए, और बोलनी चाहिए भाई। ये मैं इसका बहुत बड़ा समर्थक हूँ कि हर एक जो रीजनल जो भी है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और मान लीजिए आज तमिल मजबूत होता है ना, तो इससे देश कमजोर नहीं हुआ, देश मजबूत ही होगा, क्योंकि तमिल तो हमारी अपनी भाषा है। और मैं तो इनफैक्ट मैं मानता हूँ, मैंने बहुत जगह बात को बोला भी, जो लैंग्वेज होती है हमारे यहाँ, लैंग्वेज बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। तो मैंने बहुत जगह बोला भी कि आप नॉर्थ इंडिया में कंपल्सरी कर दें कि साउथ इंडिया की एक लैंग्वेज आप सीखें, और साउथ में आप कंपल्सरी कर दें एक नॉर्थ की सीखें, सारा लड़ाई आपकी खत्म हो जाएगी। हाँ भाई, आई एम रेडी टू लर्न तमिल, क्यों नहीं सीखा, हमारी अपनी लैंग्वेज है भाई। बिल्कुल, ये बहुत शानदार बात आपने कही, और हो गया उनकी सारी डिवीजन खत्म हो जाएगी। जो आप वामपंथियों की बात कर रहे हैं, तो जितनी बात आपने वामपंथियों की, मुझे ये समझ में आया कि वामपंथी बदले हुए मुगल हैं। जी हाँ, यही आप कह सकते हैं, उसी का वामपंथी बदले हुए मुगल हैं, वामपंथी बदले हुए जो वाइट ब्रिटिशर्स भी हैं। अच्छा, वामपंथी कितने खतरनाक है, इसी में जोड़ लीजिए। वामपंथी सबसे, आप देखिए आज़ाद जब भारत हो रहा था तो वामपंथियों ने इस देश को 18 भागों में बांटने की भी उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल उसने वो रीजनिंग दी थी कि ये देश एक राष्ट्र है ही नहीं, ये अलग अलग राष्ट्रों से बना हुआ है, तो सबको आज़ादी दीजिए। बेसिकली उनका एजेंडा शुरू से ही रहा है कि देश जितना बढ़ जाएगा ना उतना ही ईजी होगा इसको कैप्चर करने में। इतना बड़ा देश है ना, आप मूवमेंट नहीं चला सकते हैं। आप देखिए ये यूक्रेन में या फिर वहाँ, वो सब जो हमें छोटे छोटे देश थे वो, तो वहाँ अमेरिका ने या उन लोगों ने बहुत इजीली कलर रिवॉल्यूशन ला दिए। भारत में भी उन्होंने अटेम्प्ट किया है। अब तो आ रहा, ट्रंप ने तो बोला भी कि भाई इतने पैसे यूएस एड ने यहाँ दिए यहाँ बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में हो गया, यहाँ क्यों नहीं हुआ? ये देश इतना बड़ा है कि कोई एक इशू पे सारे लोग खड़े नहीं होते, तो यहाँ रिवॉल्यूशन हो नहीं पाता। लेकिन इसको यदि आप 20 भागों में बांट दे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो ये चाहते हैं कि देश बढ़ जाए, इसलिए देखिए सारे कम्युनिस्ट लोग हैं वो जाके कश्मीर के सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। वो क्यों बात कर रहे हैं भाई? लेकिन वो करते हैं, वो जाके माओइस्ट के साथ जुड़ जाएंगे। उनको जो कोई बोले दे आर गांधीयंस विद गन। अब माओइस्ट गांधीयंस विद गन है, हमारी अरुंधति रॉय बोलती है ना, उनका रिपोर्ट है गांधीयंस विद गन। कैसे हैं भाई? बिकॉज दे जस्टिफाई, वो उन सबको जस्टिफाई करें। वो नागालैंड में जो इंसर्जेंसी उसको जस्टिफाई करते हैं, नागा नेशनलिज्म बोलेंगे, जबकि नागा नेशनलिज्म कुछ है ही नहीं। आज से 70 साल पहले तक नागा लोगों में नागा का एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उन्हें पता ही था वो नागा है।
वहाँ ट्राइब्स अलग अलग, अंगामी है, लोथा है, आओ है। मैं वहाँ रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, मैंने अपने वहाँ पढ़ाई की है। तो नागाज वहाँ पर से नागा कोई था ही नहीं आज़ादी के समय। वो सब अपने अपने डिफरेंट ट्राइब्स में थे। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, हमें सब मिलना पड़ेगा भाई, तब जाके हम सेंटर से हम कैन गेट समथिंग आउट, सेंटर से ले पाएंगे। तो ये नागा नेशनलिज्म का जन्म हुआ और हम नागा भाई इंडिपेंडेंट थे। आप नागा कभी थे ही नहीं भाई, आप अंगामी थे, आप आओ थे, आप लोथा थे, आप डिफरेंट डिफरेंट। इतने छोटा सा राज्य है, वहाँ ऑलरेडी 16 ट्राइब हैं और 16 ट्राइब अलग अलग है। आपने बहुत बढ़िया बात की कि इतना बड़ा देश है इसीलिए तोड़ने का प्रयास है। जब इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो पिछले साल लगभग आखिरी महीनों में मिजोरम के सीएम लाल दुहुमा गए थे अमेरिका। वहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि स्टेटहुड होना चाहिए, नए देश की बात कर दी, म्यांमार का हिस्सा, बांग्लादेश का हिस्सा, भारत का कुछ हिस्सा। तो आपको लगता है ये सब उसी कैटेगरी में आ रहे हैं? ये तो चल रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने अभी तक कुछ किया नहीं इसके लिए। कुछ हो रहा है, यानी ये लोग, ऐसा भी नहीं कि नहीं हो रहा है बट बड़े हमने सिस्टमेटिक रूप में इसका जवाब नहीं दिया। जैसे कन्वर्जन से क्या होता है, कन्वर्जन बहुत ही एक खतरनाक चीज़ होता है। कन्वर्जन आपको रूटलेस करता है। आपको इस देश से क्या जोड़ रहा है? इस देश का ट्रेडिशन जोड़ रहा है, सिविलाइजेशन जो आपको वो है ना, वो जोड़ता है। आप वहाँ से आप हट जाओ तो आपके देश के प्रति जो आपकी जो निष्ठा है ना, वो हट जाती है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा। आप बताएं, पाकिस्तान फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान का तो इतिहास भाई हमारे जैसा ही है ना भाई। इन जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो पाकिस्तान में ही है अभी। लेकिन आप पाकिस्तान का फर्स्ट सिटीजन, ऑफिशियल सिटीजन आपको पता है कौन है? कौन? ये है मोहम्मद, ये आपको 712 में उसने अटैक किया था, ये मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में सिंध में अटैक किया और सिंध के लोगों को मारा, औरतों को उसने रेप किया। और वही लोग हैं जिनके आज बच्चे या परपोते और ये सब आज पाकिस्तानी होंगे। लेकिन वो मोहम्मद कासिम को अपना फर्स्ट सिटीजन मानते हैं। वो बंदा जिसने उनके पूर्वजों को किसी दिन कत्लेआम किया हुआ, उनकी औरतों को जो भी किया हुआ, तो उनका इतिहास खत्म हो जाता है। आपके इतिहास से आप कट जाते हो। जब आप कन्वर्ट होते हो ना, तो फिर आप देख नहीं पाते हो। और वही नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्जन 100 साल पुराना ही है। 1901 1902 में, आज से 120 साल पहले की बात बता रहा हूँ, वहाँ 100-500 लोग से कन्वर्टेड थे, क्रिश्चियन थे ही नहीं वहाँ। नागालैंड में भी नहीं थे। ये सारा जो खेल कन्वर्जन का हुआ है पिछले 120 साल का किया हुआ खेल है। और इस कन्वर्जन की वजह से वहाँ एक जो एलिनेशन है इस देश से अलग होने की प्रक्रिया, वो आपको चर्च भी उसमें शामिल होता है, क्योंकि अमेरिकन, और उसमें अमेरिकन डीप स्टेट भी शामिल होता है। अमेरिकन जो चर्च है, बैप्टिस्ट चर्च, और डीप स्टेट, ये दोनों मिलके काम करते हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। इसलिए जो भी आपने बोला मिजोरम का चीफ मिनिस्टर जो कर रहा है, वो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, वो वहाँ चल ही रहा है। उसने इस बार ओपनली किया। आपने कन्वर्जन का एक बहुत बढ़िया मुद्दा बताया। 17 राज्य लगभग देश के, जहाँ पर कहा जा रहा है घुसपैठी अच्छे खासे बच गए हैं। 6 करोड़ के आसपास संख्या पहुँच गई। ऑफिशियल भी भले आंकड़े ना आए हों। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश तो बारूद पर खड़ा हुआ है, असम, इसके अलावा दिल्ली में आप देख ही रहे हैं, उत्तराखंड में देख ही रहे हैं। कन्वर्जन के साथ साथ ये घुसपैठ वाला मुद्दा और ज़्यादा बड़ा है। ये मुद्दा तो देखिए, अपनी कन्वर्जन तो आप जितना बोल रहे हैं उससे कहीं और ज़्यादा खतरनाक है। अब मैं साउथ में गया हूँ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, वहाँ कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है। और वहाँ चर्च बहुत ही स्मार्टली मूव कर रहा है। चर्च ने वहाँ लोगों को बोला है कि आप कन्वर्ट हो जाओ, लेकिन आप नाम अपना वही रखो। तो मैं उत्पल कुमार ही रहूँगा, बट मैं कन्वर्ट हो गया हूँ। तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? उन्होंने बोला कि इससे फ़ायदा हुआ कि गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है वो आप वहाँ से फंड लेते रहो और आप कन्वर्ट हो जाओ। सो तमिलनाडु में और आंध्रा में बहुत सारे लोग कन्वर्टेड हो चुके हैं और हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। और आप देखिए कन्वर्जन कहाँ कहाँ हो रहा है। कन्वर्जन हमारे सारे जो फ्रंटियर एरियाज़ है ना, सब जगह हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट हो गया, तमिलनाडु फ्रंटियर है, आंध्र प्रदेश फ्रंटियर है, पंजाब में हो रहा है। पंजाब में बहुत ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है। जो दलित जो सिख्स हैं उन पे खासकर वो किया जा रहा है कन्वर्जन। और वो भी हमारा फ्रंटियर एरिया है, पाकिस्तान से मिला हुआ है। तो हमारे जितने फ्रंटियर एरिया है सब जगह अटैक चल रहा है ऑलरेडी। वो वी आर अंडर असॉल्ट समहाउ, हमें पता नहीं, हम इस पर बहुत ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बट असॉल्ट ऑलरेडी है। तो मतलब कि जैसे मुगल कन्वर्ट करवाते थे, आजकल तलवार की नोक पर नहीं, लेकिन बहुत सातिराना अंदाज में कन्वर्जन और घुसपैठ इस देश में हो रहा है। अब आते हैं आज़ादी के बाद वाले
डिस्टोरियन आपकी भाषा में जो कहा गया है, हिस्टोरियन नहीं। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और औरंगजेब के बारे में उन्होंने जो कुछ भी लिखा कि वो धर्मार्थ था, पुरातन पंथी था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। शुरुआत हमने यहीं से की थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का नाम ऐड हुआ तो एक बार फिर से इस पर टिप्पणी चाहूँगा। नहीं, देखिए आप एक वेंटेज पॉइंट होता है, आप कहाँ से सच्चाई को देख रहे हैं, कहाँ से किसी इवेंट को देख रहे हैं। आप इस्लामिक जो भी आप टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, उसमें औरंगजेब की बहुत प्रशंसा की गई है। जो औरंगजेब ने अपनी जो लाइफस्टाइल थी ना, एक आइडियल मुस्लिम की तरह जिया। वो मतलब शराब नहीं पीता था, अय्यास नहीं था, और पैसे के बारे में उसको लोभ नहीं था। वो कुरान कैलीग्राफी करके जो कमाता था वही उससे वो अपना चलता था। तो वो ही वाज लिविंग लाइक आइडियल मुस्लिम। लेकिन आइडियल मुस्लिम डजंट मीन दैट आइडियल ह्यूमन बीइंग आप हो गए। देखिए हमें समझना पड़ेगा, वो आइडियल मुस्लिम बन रहा था कि आइडियल मुस्लिम, लेकिन एक आइडियल मुस्लिम का एक और होता है, आइडियल मुस्लिम होता है एक दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। तो जो एक जो आइडियल मुस्लिम होता है ना, उसको उसका दिन एवरीडे का जो एम्फेसिस होगा ना कि दारुल हर्ब जो कि भारत है, उसको दारुल इस्लाम बनाना है, यहाँ इस्लाम हो जाए, इस्लामिक सरिया यहाँ आ जाए। तो एक जो आइडियल मुस्लिम है उसका ये भी एक आपको मिशन होता है लाइफ का। तो यदि हमारे मतलब जो जवाहरलाल नेहरू जी को वो आइडियल लग रहा था कि इसको दारुल इस्लाम करना है, तो फिर वो प्रेज कर सकते थे। बट प्रॉब्लम यह है कि उस समय हमारी जो सोच थी ना, हमारी स्पेशली नेहरूवियन सोच, जैसे मैं सिर्फ नेहरू की बात नहीं होती, हम नेहरूवियन सोच की बात बोलूँगा, वो ये थी कि उन चीज़ों को हटा देते हैं। मंदिर तोड़ने वाली बातें या इस्लामिक लोगों ने क्या क्या हमारे साथ किया, वो नहीं बात करते हैं कि उससे समाज बढ़ जाएगा, इसको दबा देते हैं, इन चीज़ों पर बात नहीं करते हैं और अच्छी बातें करते हैं। अच्छी नहीं है तो उसको हम खोज के अपने मन से इमेजिन करके बना लेते हैं कि नहीं ये अच्छा हुआ था। गंगा जमुनी तहजीब जैसे है ना, ये अपने आप में एक इनोवेशन है, इन्वेंशन है, वो था नहीं, इन्वेंशन है। हाँ, वही कहते हैं गंगा भी मेरी, यमुना भी मेरी, तहजीब कहाँ से आ गई दूसरे की। एग्जैक्टली। आपने जमुना उनको कैसे दे दी भाई, किसे पूछ के दे दी? सऊदी अरबिया से थोड़ी आई है जमुना, तो हमारी थी। और अच्छा, ये चलिए अच्छी बातें कर ली, लेकिन इतिहास तो ये नहीं छिपा पाएगा ना। जैसे आजकल यहाँ के आसपास ही लोगों से औरंगजेब के बारे में बात करूँ, मुस्लिम समुदाय कुछ लोग कहते हैं नहीं बहुत अच्छा था, मंदिर बनवाई, वो बनवाई, सब कुछ है। जब उनसे कहो कि पिताजी को कैद करके इतने साल रखा, दारा शिकोह भाई को मार दिया उसने गद्दी के लिए, तब खामोश हो जाते हैं। आज वाले दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा है कि भाई आक्रांता थे तो थे? देखिए आप इतना पास्ट में क्यों जा रहे हैं, आप प्रेजेंट पे बात कीजिए ना। आप मोस्ट ऑफ द जो भी मुस्लिम जो सोच वाले लोग हैं, जो इस्लामिक सोच वाले लोग हैं, आप उनसे पूछे कि वो हमास को कैसे देखते हैं। आप पूछे उनसे, हमास को टेररिस्ट मानते हैं वो? मैं आपको दावे के साथ बोला हूँ कि उसमें 90% बोलेंगे नहीं, मैं नहीं मानता हूँ वो टेररिस्ट है। हमारे टेररिस्ट भाई, आप इतने आम आदमियों को आप ऐसे मारे जो उसने 8 अक्टूबर को जो किया है, वो टेररिस्ट नहीं तो कौन है? तालिबान को कैसे देखते हैं, वो नहीं बोलेंगे वो टेररिस्ट। तो ये एक जो सेंस हो गया ना, वो थोड़ा सा उनको मतलब वो थोड़ा गुमराह वाली स्थिति में चले गए हैं। वो उनको अभी वो रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। और उसमें समहाउ हमने भी क्या हमने गलती क्या की ना, इतिहास में यदि आप कुछ छिपाएंगे तो वो उससे घाव ठीक होता नहीं है, नाचुर बनेगा। और अब देखिए आपने 1950 में कैसी फिल्में बनती थी, मुगले आजम, आज छावा बन रही है ना। क्यों बन रही है छावा? क्योंकि आपने मुगले आजम बन के तो आपने सब ऊपर से लेप लगा दिया कि हाँ हाँ सब अच्छा था, देखो मुगले आजम थे हमारे वो। लेकिन महाराष्ट्र में जो दर्द है कि संभाजी के साथ गलत हुआ था, शिवाजी को उन्हें तंग किया था, वो तो दर्द तो वो रहा ना। वो कभी न कभी जब मौका निकलता है तो निकल जाता है ना, और निकलता है तो देखिए छावा से फिल्म बन के निकलता है, जो कि सब देश में सब लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए आपको हील करना है, कोई प्रॉब्लम को आपको हटाना है ना, तो पहले आपको सच्चाई बोलनी पड़ेगी। ट्रुथ कितनी भी कड़वी हो, सच्चाई बोलिए। और ये एज्यूम मत कीजिए कि औरंगजेब ने जो कल किया था उसका उस वजह से हम आज के मुसलमानों को हम उसको ब्लेम करेंगे। नहीं भाई, वो औरंगजेब ने किया था। इतने मैच्योर्ड हमें होना पड़ेगा कि वो काम औरंगजेब ने किया था, उसमें आज के मुसलमानों का दोष नहीं है। लेकिन वो बात हमें जाननी चाहिए। इतिहास यदि आप नहीं सीखेंगे तो इतिहास रिपीट होता है। और यदि हम उस इतिहास से सीख नहीं लेंगे कि भाई औरंगजेब ने क्यों किया, वो कौन सी मानसिकता थी, यदि हम उसे नहीं जानेंगे तो आज हम फिर दूसरे औरंगजेब पैदा होंगे। तो पहले आपको ट्रुथ, सच्चाई को जानना है, उसके बाद रिकन्सिलिएशन की बात होती है। उसके बाद आप बोलते हैं चलो भाई सबको मिलकर रहना चाहिए। लेकिन पहले सच्चाई तो बताएं, पहले सच्चाई दोनों साइड एक्सेप्ट तो करें कि हाँ भाई नहीं यार मंदिरें टूटी थी, दोनों साइड एक्सेप्ट करें कि नहीं गलत हुआ था, दोनों साइड माने। उसके बाद फिर बात होगी कि नहीं भाई मिलकर रहना चाहिए, देश तो आखिर हम
ऐसा तो नहीं कि आपको हम बाहर फेंक देंगे, आप हमें बाहर फेंक दोगे। तो ये एक प्रोसेस है। जो हमारे डिस्टोरियन होते हैं या जो नेहरूवियन जो सोच वाले लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, पहले रिकॉन्सिलिएशन कर लो, सच्चाई बाद में बात कर लेंगे जी, पहले मिल लेते हैं। वो होता नहीं है। अब ऐसे में एक बातें और भी कही जाती है कि जब मुगल आए तो उन्होंने खाना सिखाया इस देश को, पहनना सिखाया इस देश को ताजमहल दिया, इस देश को लाल किला दिया। ये तो खैर मजाक है, बट हाँ अभी ये लोग बोलते हैं कि भाई खाना में। अब बताइए, वो जहाँ से आए थे वो उस एरिया का, आज आप घूम के आप वहाँ देख लें तो आपको लगेगा कि उस एरिया में कुछ है ही नहीं, यानी इतनी कठिन जिंदगी उनकी होती है। और इस देश में जो कि सारी मतलब जो होते भगवान का सारा आशीर्वाद इस धरती पे था, इतने आसानी से। तभी यहाँ इतने लोग, भारत हमेशा से ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री इसीलिए भी था, हमेशा रहा इतिहास में, क्योंकि यहाँ की ज़मीन अच्छी थी, यहाँ समृद्धि हमेशा से रही है। और आप बोलेंगे जहाँ समृद्धि रहेगी वहाँ लोग खाना बाहर से वाले से सीखेंगे, यहाँ ऑलरेडी सब चीज़ थी। यहाँ लोग आए और यहाँ की चीज़ों को उन्होंने एडप्ट करके उन्होंने एडप्ट कर दिया। लेकिन ये है कि ये बोलना कि भाई उन्होंने हमें सिखाया पहनना, और मतलब ये अपने आप में जोक है, मैं तो इसे जोक ही मानता हूँ। लोग कहते हैं ना, गधे पे चलने वाले लोग हमें क्या बताएंगे, वो आज भी गधे पे ही चल रहे हैं। एग्जैक्टली। गांधी से बड़ा प्रेम आपका दिखा गांधी किताब में। गांधी जी, देखिए गांधी जी को मैं इज्जत बहुत करता हूँ, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि गांधी क्या, क्लियर कर दें, महात्मा गांधी। जी महात्मा गांधी, जी हाँ, वही असली गांधी थे। तो महात्मा गांधी का एक जो रोल था उसको डिनाई नहीं कर सकते। और ये देखिए, उस समय भी, आज़ादी के समय भी, जितने भी बड़े बड़े रिवॉल्यूशनरी भी थे, वो गांधी की बड़ी इज्जत करते थे। सुभाष बोस देख लीजिए, भगत सिंह देख लीजिए, सब लोग में गांधी के प्रति बहुत इज्जत थी। तो गांधी का कभी उन्होंने, किसी ने ये नहीं बोला कि हमारे लीडर नहीं है, हमेशा थे लीडर। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमारे इतिहासकारों ने या चटुकारों ने, हमारे हिस्टोरियंस ने हमारी जो आज़ादी की लड़ाई को सिर्फ गांधी की लड़ाई बना दी। ये ऐसा नहीं था, गांधी ने भी किया, रिवॉल्यूशनरी लोगों ने भी किया, इनफैक्ट रिवॉल्यूशनरी लोगों ने ज़्यादा किया है। 1857 से शुरुआत करें। हाँ, उससे पहले से, 1857 से पहले से चल रहा है। इनफैक्ट 1857 में मेरी थोड़ी सी सोच अलग है सावरकर इसको पहली आज़ादी की लड़ाई मानते हैं। मैं मानता हूँ कि वो उसमें इस्लामिक कलर ज़्यादा था, वो जिहाद ज़्यादा था। और ये बात आरसी ज़मींदार का भी मानना है कि आरसी ज़मींदार का एक बहुत फेमस कोट है उनकी पुस्तक में कि 1857 में नाइदर फर्स्ट नोर वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और वो सच्चाई कुछ हद तक बहुत करीब है। लेकिन वो अपनी अलग बात है। जब हम गांधी पे आते हैं और रिवॉल्यूशनरी पे आते हैं, तो जो हमारी जो ब्रिटिश जो भी जो शासन कर रहे थे, इवन उनका मानना था कि देश उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि रिवॉल्यूशनरी लोग ने उनके लिए कठिन कर दिया था राज करना। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का, कि उसका इन्फ्लुएंस अंग्रेज सेना में हो गया था। और जैसे देखिए नेवल रिवॉल्यूशन 1945 में जो ब्रिटिश नेवल रेबेलियन हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों को समझ में आया कि वो अपनी सेना पे भी विश्वास नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था नेताजी सुभाष बोस का। तो उन्होंने छोड़ा था उस वजह से। आप उस इतिहास को आप दबा लोगे और बोलो कि भाई हमने गांधी जी के कहने पे बिना हथियार के और बिना लाठी के हमने आज़ादी कर ली। तो बिना लाठी के तो भैया आप एक घर खाली नहीं कर सकते। यदि किसी ने आपके घर कैप्चर कर लिया ना, तो यू कांट इवन गेट दैट आउट, कोई नहीं छोड़ता है। और यदि वर्ल्ड वार 2 नहीं होता और अमेरिका ब्रिटेन के पीछे पड़ नहीं जाता कि आप भारत छोड़ो, तो छोड़ने वाले नहीं थे। वर्ल्ड वार 2 में उनकी एक स्थिति बड़ी खराब हो गई थी इकोनॉमिकली। और उसके बाद रिवॉल्यूशनरी में जो जिस तरह से इन्फ्लुएंस था नेताजी के आज़ादी हिंद फौज का, उसके बाद उनको लगा कि देश को हम नहीं संभाल सकते हैं। तो आई थिंक इस इतिहास को समझने की जरूरत है, रिवॉल्यूशनरी के रोल को समझने की जरूरत है। रिवॉल्यूशनरी का रोल बहुत था, और रिवॉल्यूशनरी वो मतलब साइलोज में काम नहीं करते थे कि मैंने काम किया आपने किया, वो मिल के काम करते थे। आप देखिए शुरुआत में आपको बता रहा हूँ, एक कनेक्शन आपको ना 1900 से लेकर 1947 तक दिख जाएगी। 1900 में चापेकर बंधु थे, उनसे कहा जाता है कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट भारत में शुरू हुई, 1900 के करीब में वो शुरू हुआ। और उनसे इन्फ्लुएंस कौन हुए थे? उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे सावरकर और अरविंदो घोष, वही बाद में जो श्री अरविंदो बन गए। तो उनसे वो प्रभावित हुए। उनसे प्रभावित हुए रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस कौन थे? रास बिहारी बोस प्रभावित होकर उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा था। जब बाहर विदेश चले गए तो उन्होंने स्थापना की थी आज़ाद हिंद फौज का। नेताजी ने नहीं की थी,
रास बिहारी बोस ने, और उन्होंने उसकी बागडोर दे दी थी नेताजी को। तो चापेकर बंधु से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ये जो कड़ी है ना, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और ये रिवॉल्यूशनरी की कड़ी थी। उस कड़ी को हमने इग्नोर ही कर दिया। हम उसको कभी देखते ही नहीं कि भाई ये मिल के काम कर रहे थे, और हमने बस गांधी 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 कर रहे हैं। अब गांधी का इंपॉर्टेंस है, बट उसको ओवर एम्फेसाइज ना करें। गांधी जी वैसे अंग्रेज नहीं गए थे, कभी नहीं जाते। हाँ, गांधी का रोल ये था, गांधी ने आम जनता को जगाया था, आम जनता को रोड पे लाए थे। ये रोल है गांधी का, और वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। सावरकर पे आप क्या सोचते हैं? सावरकर पैट्रियट थे, और जो ये लोग बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली अरुण शौरी जो कि मेरे बहुत आइडियल रहे हैं, मैं उनकी किताब पढ़ के बड़ा हूँ, वो भी अब मानते हैं कि सावरकर भाई देशभक्त नहीं थे। पर दुर्भाग्य है, सावरकर से बड़ा देशभक्त इस देश में कोई नहीं हुआ है। कॉन्ट्रडिक्शन सबके लाइफ में होती है। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब आप कहीं कहीं अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हो, तो गांधी भी बहुत जगह कॉन्ट्रडिक्ट किए हैं। गांधी ने सबके साथ ये फास्ट का धमकी देते थे। कभी उन्हें जिन्ना के सामने फास्ट की धमकी क्यों नहीं दी? क्योंकि गांधी को पता था जिन्ना बोलेंगे चलो फास्ट कर लो, आई डोंट केयर। तो कॉन्ट्रडिक्शन सब, ये हमारी लाइफ कॉन्ट्रडिक्शन हम लोग कभी करते हैं। हम कहीं चल रहे हैं, कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जो कि वो आपकी जो नॉर्मल आपके बिहेवियर से थोड़ा अलग हो, तो उस कॉन्ट्रडिक्शन को आप बोल के ये बोलें कि नहीं यार सावरकर कॉन्ट्रडिक्टरी बात करता था। सावरकर को ये सेलुलर जेल अंडमान में काला पानी की सजा इसीलिए हुई थी कि अंग्रेजों ने उन्हें माना कि ये बहुत डेंजरस आदमी है। और अंडमान काला पानी किसको दी जाती थी? काला पानी की सजा उसे दी जाती जिसे अंग्रेज मानते थे कि इसकी सजा तो उसको हैंग करने से भी ज़्यादा बदतर होनी चाहिए। तो अंग्रेजों की नज़र में सावरकर की क्या थे, उनकी इसे हैंग भी करके देंगे, मारेंगे तो वो उसके लिए कम पड़ेगा। इसको वहाँ भेजो और उसकी स्पिरिट को तोड़ो, उसकी जो आत्मा जो है ना उसको तोड़ दो। शरीर तो टूटेगा ही, आत्मा भी तोड़ो। और सेलुलर जेल में इसीलिए बनाया गया था, और किसी को वहाँ भेजा जाता है। तो आप देखिए कि अंग्रेज उसको कैसे देख रहे थे, और वही काफ़ी है हमें जानने के लिए कि वो देशभक्त थे। और आप देखिए जब वो माफ़ीनामा के बाद वो वापस आते हैं, मैं माफ़ीनामा पे भी आऊँगा, वापस आते हैं तो अंग्रेज़ों ने, यदि वो जनरली मिले रहते हैं अंग्रेज़ों से, तो अंग्रेज़ भी उन पर नज़र क्यों रखते हैं? 10 सालों से छूटने के 10 साल बाद तक भी उन पर नज़र रखी जाती थी। कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश इंटेलिजेंस पे नज़र रखे हुए थी। ये रिकॉर्ड है। और जहाँ तक माफ़ी की बात है, तो माफ़ी तो बहुत लोगों ने मांगा था हमारे। माफ़ी मांगने की तो परंपरा हमारी, क्योंकि देखिए आप जेल में रह के आप कौन सी आज़ादी लड़ लोगे? ये सोच वाली, मैं भी सोच मानता हूँ कि यदि मुझे ये लग जाए कि यार पूरी ज़िंदगी मुझे अंग्रेज जेल में डाल देंगे, तो फिर फ़ायदा क्या है? फिर तो मैं बेकार हो गया। आई एम एज गुड एज डेड। उससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। तो फिर उससे अच्छा मैं माफ़ी मांग के बाहर निकलूँ और फिर करूँ। तो उनका सोच ये था। जो कृष्ण नीति की बात, जो जिन्होंने कृष्ण के बारे में पढ़ा है ना, वो ये समझेंगे कि भैया यहाँ आपका मकसद इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है। और सावरकर का ऑब्जेक्टिव था कि बाहर निकल के फिर से लड़ेंगे, यहाँ तो जेल में रह के क्या होगा। तो ये जैसा आप समझें तो समझें कि माफ़ीनामा उनका एक टैक्टिकल मूव था। उन्हें माफ़ी इसीलिए मांगा ताकि वो बाहर निकलें और फिर से मूवमेंट को आगे बढ़ाएं इन वॉट एवर वे। तो ये समझने की जरूरत है। आप और उसमें माफ़ी बहुत लोगों ने मांगा था, तिलक ने मांगा था, तो क्या हो गया? क्योंकि वो आप क्वेश्चन करेंगे, नहीं कर सकते क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि जिसने कृष्ण नीति पढ़ी होगी उसे समझ में आएगा। क्योंकि मुझे वो याद आ रहा है कि जब रणछोड़दास भी उन्हें कहा गया, उन्होंने कहा पार्थ हमारा लक्ष्य हमें इम्पोर्टेंट है। Exactly. कौन क्या कहता है, मुझे तो रसिया भी लोग कहते हैं, मुझे तो क्या क्या नहीं कहा गया, काला कलूटा भी कहा गया। रणछोड़दास भी सही, लेकिन अपना लक्ष्य ऑब्जेक्टिव नहीं। और देखिए भारत की जो डिफीट शुरू हुई ना, जब हम ये कृष्ण नीति से थोड़ा अलग हो गए तब हुई। जब तक हमारी वो जो सोच थी ना, स्ट्रेटेजी सोच ये थी कि ऑब्जेक्टिव हमारे सामने होना चाहिए, शत्रुबोध होना चाहिए, शत्रु हमारा कौन है। जब तक हमारे सिविलाइजेशन में वो चीज़ थी, हम कभी नहीं हारे। जैसे वो सोच धूल पड़ गई ना, हम हारना शुरू किए, और तब हम थोड़ा सा मतलब वेलेड हो गए। तो ये बात है। और इसलिए इस बात पे आप सावरकर को दोष देते हैं, तो फिर आपके सोच में कोई प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, आपको इलाज की जरूरत है। जो कहते हैं कि जो सावरकर को दोष देते हैं, एक दिन जाकर सेलुलर जेल में जाके आए। प्लीज आप और देखिए, अब नेहरू जी नाभा जेल में जाते हैं। नाभा क्या होता था ना, जो गांधीयन जो लोग जेल जाते थे ना,
वो हॉलीडे रिट्रीट पे जाते थे, बड़े बड़े लोगों की बात है। उनके लिए था, उनके लिए पेपर आएगा, सुबह चाय मिल जाएगा, टोस्ट मिल जाएगा, लिटरेचर मांगे। इसलिए देखिए जब नेहरू जी जेल जाते थे तो वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख के आते थे बाहर, तो उनके लिए वो रिट्रीट था कि अब हम ना कुछ नहीं करेंगे जी, हम किताब लिखेंगे, इतिहास में नाम भी हो जाएगा। मतलब उनके लिए। और सावरकर के लिए जेल क्या था, एवरीडे आपको प्रताड़ना दी जा रही है, आपकी हड्डियां तोड़ी जा रही है, आप पे गंदे काम करवाए जा रहे हैं, तो ये जेल होता है। आप दोनों को सेम नहीं कर सकते। और जब नाभा जेल की बात की, जब नाभा जेल में जवाहरलाल नेहरू जी को जब डाला गया था ना, तो उनके पिता बहुत डर गए थे। उन्होंने कहाँ कहाँ जाकर ब्रिटिश सरकार में, बहुत प्रभावी आदमी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने कोशिश की छुड़वाने की। तो ये तो स्वरूप है दूसरे लोगों का जो नाभा जेल में नहीं रह सकते हैं, वो उस आदमी के बारे में क्वेश्चन करेंगे जो कि सिल्वर जेल जो काला पानी से पाके आया हुआ है। तो ये तो दुर्भाग्य है। आपने लिखा पेज नंबर 202 पे, सावरकर और गांधी में कुछ इंटरेस्टिंग सिमिलरिटीज थी। सिमिलरिटी देखिए, सिमिलरिटी से ज़्यादा मैं डिसिमिलरिटी बोलूँगा क्योंकि देखिए जो लोग ये बोलते हैं, बहुत लोग सावरकर को क्रिटिसाइज करते हैं कि हिंदूवादी थे, मतलब इरेशनल थे। आप सावरकर को देखें, सावरकर बहुत ही रेशनल थे। इनफैक्ट गांधी से ज़्यादा वो सेकुलर थे इन आउटलुक। जब पहली बार मुलाकात हो रही थी तो वो नॉनवेज बना रहे थे। गांधी जब मिलने गए थे इंग्लैंड में सावरकर से, तो उसमें सावरकर बड़े आदमी बड़े बन गए थे, गांधी उतने बड़े नहीं थे। तो गांधी मिलने गए थे, तो सावरकर उसमें नॉनवेज बना रहे थे कुछ खाना। तो गांधी देखिए था, अच्छा क्या वो तो वेजिटेरियन हो गए थे। तो सावरकर हंसते हुए बोलते हैं कि जब आपसे ये नहीं खाया तो आप ब्रिटिशों का मांस कैसे खाएंगे जब उन्हें मार के खाएंगे। तो लिटरली बस बोल रहे थे वो। तो वहीं से उन दोनों की जो एनिमोसिटी है, जो एक दूसरे दुराव जो है, वहीं से शुरू हो गया था। जब क्योंकि सावरकर बोलने में कभी पीछे हटते नहीं थे। वो बहुत बोलने वाले थे, वो बोल देते थे, जो मन में आता था बोलते थे, और बड़ा एग्रेसिवली बोलते थे वो। तो वहीं से उन दोनों में एक जो दुराव था वहीं से शुरू हुआ था। और लेकिन आप देखें तो रेशनल में मैं बताऊँ, जैसे सावरकर ने कभी गाय को माता नहीं माना। वो गाय है भाई। कास्ट सिस्टम पे उनके बड़े स्ट्रॉन्ग वो थे। और उन्होंने रत्नागिरी जो उनका गांव था, उन्होंने वहाँ इंश्योर किया कि दलितों को मंदिर में प्रवेश मिले, और साथ में बैठ के दलित और ब्राह्मण सब लोग खाएं। वो उन्होंने किया, और इस बात को इवन अम्बेडकर ने भी माना कि जो उन्होंने अपने गांव में किया था। ये सब काम तो इवन गांधी भी नहीं कर पाए थे। गांधी तो हमेशा राम का ही नाम लेते थे। अब गांधी का देखिए कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, गांधी अपने हाथ में गीता ही लेके घूमते थे और फिर नॉन वायलेंस की बात करते थे। और गांधी ये भी बोलते थे कि राम और कृष्ण हिस्टोरिकल पर्सन नहीं है, मिथिकल है। आप दिन रात हे राम कर रहे हो, और भगवान राम की आप हिस्टोरिसिटी को भी क्वेश्चन करते हो। तो कॉन्ट्रडिक्शन गांधी में बहुत ज़्यादा था, और ये कॉन्ट्रडिक्शन सावरकर की तुलना में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा था। आपने जिक्र किया जब कि असली गांधी वही थे, तो आज वाले जो है नकली आज वाले तो नकली है ही। उनका तो गांधी तो पॉलिटिकल, गांधी एक पॉलिटिकल यूज़ के लिए सबसे बड़े भी वो है। आप गांधी नाम ले लें तो सडनली आपको लेजिटिमेसी मिल जाएगी, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। और इसीलिए अथवा गांधी तो इंदिरा गांधी तो किसी रेंज से गांधी तो थी नहीं वो, लेकिन उन्होंने गांधी इसीलिए किया क्योंकि दे वांटेड टू अप्रोप्रिएट गांधी की आइडियोलॉजिकल वो, कि हम उनके वो है हेरिटेज में हैं, हम उनके आपको यानी हम उनके फॉलोअर हैं। तो उन्होंने गांधी के नाम को यूज़ किया अपने लिए, अदरवाइज तो गांधी से उनका कुछ लेना देना नहीं है। और देखिए मैंने अपने पहले चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन में एक टाइम कैप्सूल का, हाँ, उसमें जब उन्होंने टाइम कैप्सूल पे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, 3000 शब्दों में इतिहास लिखने की, उसमें सिर्फ नेहरू और इंदिरा गांधी का ही मेंशन था, गांधी का भी नाम मेंशन नहीं किया उन्होंने। तो उनके लिए गांधी बस एक बोलते हैं टूल थे अपने आप को, पॉलिटिकल अपनी दुकान चलाने के लिए, उससे ज़्यादा उनका कोई यूज नहीं था। संविधान भी बदलने की आपको लग रहा है बहुत कोशिश हुई उसके बाद, क्योंकि अब एक चर्चा भी राज्यसभा में हुई कि इसमें भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और तमाम देवी देवताओं के चित्र संविधान के अलग अलग पेज पर बने थे, लेकिन नेहरू नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। मैंने लास्ट चैप्टर में मेंशन किया है उससे कि हमारा संविधान एक्चुअली धार्मिक ट्रेडिशन को ही आगे बढ़ाता है। और देखिए इसीलिए हमारी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो संविधान पे बात चल रही थी, बहस चल रही थी,
तो हमारे जो हमारे ज्ञानी लोगों थे वहाँ, उन लोगों ने सेकुलर शब्द को वहाँ आने नहीं दिया। संविधान में, ओरिजिनल संविधान में सेकुलर शब्द है ही नहीं। वो समझ गए थे कि सेकुलर शब्द का कितना मिसयूज हो सकता है इस देश में, और सेकुलर शब्द जो हमारी धार्मिक ट्रेडिशन में फिट नहीं बैठता है, वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। सेकुलर टर्म एक्चुअली क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है, मैं उससे आगे जाके बोलूँगा, इसे क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट। तो हमारे धार्मिक ट्रेडिशन में उसकी कोई जगह नहीं है। और इसीलिए देखिए आज उस सेकुलर टर्म का कितना पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है। सेकुलर 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 सब जब किया जा रहा है, और वो हमारे उस आपको कॉन्स्टिट्यूशन में उससे नो मेंशन ऑफ दैट। कमिंग टू नेहरू, जो लोग बोलते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन सेक्रोसेंट है, उसको टच नहीं होना चाहिए। नेहरू 15 महीने के अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट लाते हैं। 15 महीने, 15 मंथ्स, मतलब लोग कहते हैं 15 महीना भी टॉलरेट नहीं कर पाए इस कॉन्स्टिट्यूशन को। और फर्स्ट अमेंडमेंट इतना रिवॉल्यूशनरी चेंज था रियल कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि एक बख्शी साहब हैं, PN बख्शी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने, वो बहुत बड़े जूरिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन रहा नहीं, वो नेहरू का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इट वाज लाइक ए सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन। 15 महीने में ही तो नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया था। और उसको अपोज करने वाले लोग वही थे जिनको हम लोग आज बोलते हैं कि राइट विंगर हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपोज किया था, इन सारे लोगों ने अपोज किया था, हमारे राजेंद्र प्रसाद ने अपोज किया था, लेकिन नेहरू को समहाउ कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं आया। और 105 के करीब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक नहीं हुआ? तो जो लोग आज बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आप कांट टच, या जो अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं, उन्होंने तो 105 में बदल चुका है। उन्होंने तो इमरजेंसी के समय वहाँ सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को प्रियम्बल में डाल दिया इमरजेंसी के टाइम में, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन एक अपने आप में एबेंस में थी, वो यूज़ नहीं था, तब उन्होंने 2 वर्ड डाले। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सबसे ज़्यादा जो छेड़छाड़ है उन्हीं लोगों ने किया है, जो अपने सरनेम में गांधी यूज़ कर रहे हैं, और जो अपने पॉकेट में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेके घूम रहे हैं। वामपंथियों के साथ साथ ये सेकुलर कितने खतरनाक सी सेकुलर, जैसे मैंने आपको बोला, सेकुलर हमारे यहाँ सेकुलर कुछ ऐसा टर्म हो ही नहीं सकता है। ये हमारी जो एंटीथेसिस है हमारी सिविलाइजेशनल जो अंडरस्टैंडिंग है ना भारत की। और इसीलिए देखिए, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सेकुलर जो टर्म है ना सिर्फ वेस्टर्न है, क्रिश्चियन टर्म है। और हमारे यहाँ सेकुलर करके कुछ ऐसा एक जो धार्मिक ट्रेडिशन में उसकी कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ धर्म है, धर्म यानी धर्म आपको जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। इसलिए देखिए, कोई भी हमारी मूवमेंट होती है वहाँ लोग धर्म को, गांधी मूवमेंट क्यों सक्सेसफुल हुई थी, मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँगा। क्योंकि गांधी ने वहाँ राम का नाम यूज़ किया था, उन्हें उसको धार्मिक कलर दिया था। और जब तक आपको थोड़ी सी धार्मिक कलर नहीं देंगे ना, आप ट्रेडिशन से, हमारे सिविलाइजेशन उसे नहीं जोड़ेंगे, हमारे यहाँ चीज़ें नहीं अट्रैक्ट नहीं करती लोग, आम लोगों को। और तभी देखिए कुंभ में मतलब 50 करोड़ लोग चले जाते हैं, ऐसे लोग मतलब, या फिर राम मंदिर में, आप ताजमहल से ज़्यादा लोग राम मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश को जो ताना बना है ना, जो जेनेटिकली हम लोग जो मॉडिफाइड है ना, वो स्पिरिचुअलिटी पे ही होते हैं, धार्मिक। तो इसीलिए हमारे यहाँ सेकुलरिज्म चलता नहीं है, और इसलिए सेकुलरिज्म का मिसयूज ज़्यादा है। मतलब कि अपने धार्मिक जड़ों से अगर जुड़े हुए हैं आप, तभी लग रहा है कि आगे बढ़ा जा सकता है। न सिर्फ आप आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हमारे लिए धार्मिक जो भी हमारी जो हमारी धार्मिक ट्रेडिशन है ना, वो एक्सक्लूड किसी को नहीं करती है, वो इंक्लूसिव है, वो जोड़ती है। देखिए, हमें वेस्टर्न फिनोमेना से इसको अलग करना है। जो रिलीजन है ना, जो अब्राहमिक रिलीजन, जो वेस्टर्न रिलीजन है, वो लोग ह्यूमैनिटी को डिवाइड करता है। ही इज़ फेथफुल, ही इज़ नॉट फेथफुल, ही इज़ बिलीवर, ही इज़ नॉन बिलीवर। जो धार्मिक ट्रेडिशन है ना, वो जोड़ता है। उसमें ये नहीं है कि आप किस पे विश्वास करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो नेशनल, हमारी जो भारत से निकली हुई नेशनलिज्म है, भारत से निकली हुई जो रिलीजन है, हमारे भारत से निकली हुई जो स्पिरिचुअल जो भी वो है, इथोस है, वो लोगों को जोड़ती है, वो लोगों को बांटती नहीं है। वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट में नेशनलिज्म होता है तो फिर हिटलर जैसा बंदा निकल के आता है और लोगों को मारना शुरू करता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हर एक चीज़ का इक्विवेलेंट हम वेस्ट में ना देखें। भारत का अपना एक इंक्लूसिव अपना एक वो रहा है, हिस्ट्री रहा है, और हमारे यहाँ जो चलता है ना, वो वेस्ट के हिसाब से नहीं चल सकता है। और इसीलिए जब बार बार हम कोशिश करते हैं सेकुलरिज्म को हमारे डिस्कोर्स में डालने का, तो उसका बैकफायर करता है, उसका गलत मिसयूज़ होता है, उसका वो वन वे ट्रैफिक लगता है, जहाँ कि आप किसी एक कम्युनिटी को आप सब चीज़ दे रहे हैं और दूसरे को आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं।
तो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। बिल्कुल, लेकिन इस देश में चर्चा रहती है और अक्सर ऐसा फील करा जाता है कि हिंदूवादी होना बहुत बड़ा गुनाह है। ये तो इसीलिए है क्योंकि देखिए जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है, और हमारे यहाँ डोमिनेंट आइडियोलॉजी पिछले 60-70 सालों से अभी भी लेफ्टिज्म ही है। लेफ्ट लिबरल इसीलिए टर्म आता है क्योंकि लेफ्ट कभी लिबरल हो नहीं सकता है। लेफ्ट और लिबरल ऑक्सीमोरन है। लेफ्ट हमेशा इलिबरल रहा है, लेकिन अब वो टर्म भारत में बहुत यूज होता है, लेफ्ट लिबरल्स। और लेफ्ट लिबरल बेसिकली लेफ्ट इलिबरल होते हैं। वो जो हमारे सनातन ट्रेडिशन है, हमारी जो सिविलाइजेशन इथोस है ना, उसको बड़े उसे हीन भावना से देखते हैं। वो बड़े हीन दृष्टि उनकी रहती है। उनको लगता है ये इसको ख़त्म करना है, इसको डिस्ट्रॉय करना है, और उनका रीज़न वही है। दे आर मोर इन्फ्लुएंस बाय लेफ्टिज्म। उनको लगता है जब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तब तक इसको हम आइडियोलॉजिकली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं कम्युनिज्म पे या फिर वेस्टर्न जो भी कॉलोनियल थॉट्स हैं उससे। दिल्ली में आप बहुत घूमे होंगे, कभी कभार लगता नहीं है कि ये मुगलों के शहरों में आ गए हैं? औरंगजेब रोड, तुगलक लेन, अकबर रोड, तो कौन रोड, लगता नहीं कि दिल्ली मुगलों की है? एक्चुअली लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मोर पॉजिटिवली लूँगा कि अब वो धीरे धीरे हम रिक्लेम कर रहे हैं। और वो प्रोसेस में ऐसी क्या होता है ना, कॉलोनियलिटी जो है ना, कॉलोनियलिटी का 2 फेज होता है, एक होता है फिजिकल, एक मेंटल। फिजिकल तो हमने 47 में कर लिया, मेंटल में टाइम लग गया, और अभी भी मेंटल में हम अभी भी अपने आप को साफ कर रहे हैं। अभी भी हमने कम्प्लीटली ये कहें कि हमने अपने आप को कॉलोनियल जो अंडरस्टैंडिंग उससे अपने आप को अलग कर लिया, नहीं किया। तो अभी इसीलिए देखिए अभी भी हमारे यहाँ वो नालंदा जाएंगे तो रेलवे स्टेशन का नाम बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन होगा, जो कि बख्तियार आप इन्वेडर के नाम पे अब नहीं करेंगे। जिससे नालंदा को तोड़ा है उसके नाम पे आप शहर कैसे रख सकते हैं? वैसे ही औरंगजेब का अभी आपको जो छावा फिल्म आई है, तो वो उनके नाम पे शहर भी वहाँ का नाम बदला गया है। उससे पहले औरंगजेब के नाम पे था वो। तो चीज़ें बदल रही हैं। मैं बहुत इसके वो फेवर में नहीं हूँ कि आप बहुत चीज़ों के नाम बस ऐसे ही बदलें, लेकिन आप आतताइयों के नाम पे शहर का नाम नहीं कर सकते हैं। आपको आपकी एक सिविलाइजेशनल हीरोज होने चाहिए, और ये क्रॉस बोर्ड। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा। एपीजे अब्दुल कलाम नाम होगा तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये देश है, इस देश में यदि आप मतलब बाबर रोड बोलेंगे, बाबर तो यहाँ अटैकर के रूप में आया था ना, या औरंगजेब रोड आप बोलेंगे, या फिर आप मोहम्मद गोरी रोड बोलेंगे, तो मतलब आपकी जो सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग है, आप फिर इनमें के साथ खड़े हैं, आप इनमें के साथ खड़े हैं। आपके रोड महाराणा प्रताप रोड ही हो सकते हैं, शिवाजी रोड हो सकते हैं, अकबर रोड कर दीजिए, ठीक है, अकबर यहाँ फिर मतलब एटलीस्ट ही ट्राई टू इंक्लूड पीपल, आपको मान लगता है तो। लेकिन आप बाबर रोड, औरंगजेब रोड तो आप नहीं कर सकते ना। दारा सिको रोड कर दीजिए, आई एम फाइन विद दैट। अबुल कलाम रोड कर दीजिए, है ना। आपको यहाँ के अपने इंडिजिनस हीरोज को आपको लेना पड़ेगा। अब इन्वेडर्स कान भी हीरोज, और ये सोच अब धीरे धीरे हो रही है। अब देखिए, मैं तो पिछले 22 सालों से जर्नलिज्म में देख रहा हूँ। पहले मतलब एक छोटी सी रोड का नाम बदल जाता था तो 20-20 दिन तक वो लगता था क्राइसिस हो गया है। अब धीरे धीरे वो क्राइसिस वाली स्थिति खत्म हो गई, क्योंकि जो लोग इसको बनाते थे ना, जो हो हल्ला, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और उनकी जो नैरेटिव सेटिंग की जो एबिलिटी थी वो भी अब बहुत कंटेंट हो चुकी है। तो आई थिंक नेक्स्ट 10-15 सालों में आई थिंक यदि ये प्रक्रिया चलती रही तो अब मुझे बहुत विश्वास है कि आई थिंक हम लोग अपनी मेंटल कॉलोनियलिटी पे बहुत हद तक हम अपना कंट्रोल पा लेंगे। अब तो कुछ सांसदों ने ही बेड़ा संभाल लिया है, तुगलक लेन बदल के कल स्वामी विवेकानंद मार कर लिया कई लोगों ने। जी। जिस तरीके से महाकुंभ में करोड़ों लोगों का जाना, वाराणसी में दर्शन करने जाना, अयोध्या में, मथुरा में, लगता है कि सनातन का एक पुनर्जागरण फिर से हो रहा है। जी हाँ। मैं इसको सनातन का राज बोलूँगा, भारत का राज बोलूँगा। भारत अपने आप में अब उसको अपने जो धार्मिक जो भी रूट्स हैं, जड़ है, जो सिविलाइजेशन जड़ है, उस पर अब उसको शर्म नहीं आ रही है। एक समय था जो शर्म आती थी हमें अपने नाम। अब देखिए लोग संस्कृत का शायद नाम फील भी करवाया जाता था। हाँ, फील करवाया जाता था। हमें पता भी नहीं था। हमारे एक जनरेशन पहले के लोगों की भी गलती है, हमें अपने वैल्यूज पता नहीं थे, हमें अपनी कहानियाँ पता नहीं थी, हमें अपने हीरोज़ के बारे में बहुत पता नहीं था। अब वो चीज़ बदल रहा है। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। सोशल मीडिया यहाँ बहुत अच्छा रोल कर रहा है, और इसलिए अब देखिए तो अब लोग ना बहुत क्यूरियस हैं अपने पास को जानने में, और बड़े प्राउड भी हो रहा है। बड़ा एक सेंस ऑफ पॉजिटिव एग्रेशन भी है। पॉजिटिव एग्रेशन में बोल रहा हूँ कि नहीं यार, मतलब भाई हम थे यार, हमारे साथ इतिहास किसका है।
ये जो एक सेंस है, ये सेंस बड़ी अच्छी सेंस है। बहुत लोग जो वेस्टर्न जो नेशनलिज्म को जो पढ़ते हैं तो वो थोड़ा से डर जाते हैं इसको देख के, उनको लगता है यार ये हिटलर वाली प्रक्रिया हो रही है। वो फिर इस देश के इतिहास को जानते नहीं है। इस देश में जो ये सब ये जोड़ने वाली प्रक्रिया है, तोड़ने वाली प्रक्रिया नहीं है। और ये जो आप बोल रहे हैं ये और आगे बढ़ेगी। जो जैसे आप देखिए, अब मेरा तो मानना है कि हमारे मंदिरों को भी छोड़ा जाना चाहिए। मंदिर अभी लिबरेट नहीं है, सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन ये प्रोसेस देश में आई थिंक चलेगा। बट ये जो धार्मिक इकोनॉमी की जो बात लोग कर रहे हैं, वो उस प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आई थिंक उसके साथ ही भारत भी बढ़े, जो हमने एक रखा है ना 2047, उसमें धर्म भी हमारा आगे बढ़ेगा, भारत भी आगे बढ़ेगा। और धर्म हियर आई डजंट मीन बाय रिलीजन, मैं इस भारत की जो सिविलाइजेशनल कोर की मैं उसकी बात, भारत का मूल सनातन ही है। आपने कहा कि मंदिरों को मतलब थोड़ा छोड़ा जाना चाहिए, मतलब इसकी चर्चा बहुत वक्त से चल रही है। तमाम लोगों ने मेरे साथ इंटरव्यू में कहा, पॉडकास्ट में, कि टैक्स फ्री होने चाहिए। आप भी वही मान? हाँ, देखिए टैक्स अभी क्या हो रहा है ना, अभी हमारे जो मंदिरें हैं स्टेट के कंट्रोल में। फॉरगेट स्टेट, जो ये केरला जो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो भी मंदिर को चला रही है। बताइए, जिनके लिए धर्म एक अफीम है, वो भी मंदिर चला रही है। मंदिर से पैसे बहुत आ रहे हैं। और क्या होता है कि करोड़ों आते हैं, उसमें से वो मान लीजिए कुछ लाख उन्होंने मंदिर पे खर्च कर दिए, और सब उन्होंने अब अपने सेकुलर काम में यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आप एक रिलीजियस वेल्थ को आप डिस्ट्रीब्यूट करो सेकुलर चीज में, वो सही नहीं है। वो सही आप, और प्लस मेरा जो मानना है, मुझे जो सबसे ज़्यादा जो बुरा ये लगता है कि आप यदि करना है फिर सबके लिए करें ना। फिर आपने दूसरे धर्मों के जो इंस्टीट्यूशन है, आप उनको तो आपने कंप्लीट फ्रीडम दी हुई है, जो करना है आप करो, आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सिर्फ हिंदुओं के साथ आप क्यों कर रहे हैं? क्या हिंदू इतने निठल्ले हैं या इतने बेकार हैं या इतने दे आर गुड फॉर नथिंग है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन नहीं चला सकते हैं? और यदि मेरा कहना है कि या तो सबको करो, बराबर भाई, आप एट द एंड ऑफ द भाई आपको इक्वलिटी तो देना पड़ेगा ना। तो आप यदि उनका नहीं कर रहे तो हमारा क्यों कर रहे हो? तो इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा, जैसे सनातन में रहा, जब भी रिफॉर्म की बात आई, जो कुरीतियाँ रही उसको सनातन के अगवा करता जो रहे, उन्होंने बढ़कर आगे कहा कि हाँ ये गलत है, ये चेंज होना चाहिए, वक्त के साथ हुआ। बात जब दूसरी तरफ आती है इस्लाम में रिफॉर्म की, तो उस पर चर्चा करना कोई नहीं चाहता। अब MBS ने एक नया वो छेड़ दिया है राग, कह रहे हैं कि सऊदी अरब में शराब का ठेका भी खुलेगा, बैंक भी खुलेगा, इंटरेस्ट भी जाएगा, पब भी खुलेगा। हमें थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। लगता है कि जो MBS कर रहे हैं उससे इस्लाम में थोड़ा रिफॉर्म अगर आ जाए तो चीज़ें ठीक हो जाए। आई एम वेरी पॉजिटिव, होपफुल अबाउट दैट। मैं होपफुल हूँ, क्योंकि देखिए ये सऊदी पैसा ही था बहुत हद तक जो इंपोर्ट करता था इस्लामिज़म को अक्रॉस द वर्ल्ड, जिहादीज मेंटालिटी को। अब जितने सारे जो मदरसा और ये सब सारे भारत में खुले हैं, पैसे वहीं से आते थे, जो पेट्रो डॉलर जो बोलते थे लोग। तो ये इसे इस्लामिज़म को बहुत बढ़ावा दिया गया। तो यदि वहाँ थोड़ा सा ग्रिप में आ जाए तो चीज़ें सुधरेंगी। लेकिन ये है कि हाँ, ओवरनाइट बड़ा मुश्किल है। और ओवरनाइट क्या होता है ना, हमेशा इसका एक मैं थोड़ा सा बहुत सतर्कता से आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए तुर्की का एग्जाम्पल, तुर्की जैसे 50 सालों तक पूरा सेकुलर रहा। अतातुर्क वहाँ थे, मुस्तफा अतातुर्क, उन्होंने तुर्की को सेकुलर बनाया। ओवरनाइट आज वो फिर से वो इस्लामिज़म के रास्ते पे जा चुका है। तो वहाँ सडनली आप ईरान का देखिए, ईरान के जो शाह थे, ईरान के शाह वही काम कर रहे हैं जो MBS आज कर रहे हैं 70s में। लेकिन ओवरनाइट वहाँ रिवॉल्यूशन हुआ और वहाँ वो आ गया। तो समहाउ देखिए, जब तक नीचे से समाज में वो बदलाव नहीं आएगा ना, तो ऊपर से वो फिर बहुत बार सुपरफिशियल हो जाता है, और वहीं वो इस्लाम में चेंजेस नहीं हो पाते। चेंजेस उनके अंदर से और उनके सोसाइटी लीडर्स को लेना पड़ेगा। जब समाज बदलना शुरू करेगा ना, तो फिर होगा। अच्छा, ऊपर से तो MBS कर दें, आई एम हैप्पी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि भाई स्टेट फंड्स आना बंद हो जाएंगे। जो पहले तो स्टेट फंड दिया करती थी, तो मदरसा चलाओ, वहाँ सारी जो जिहाद की कहानियाँ पढ़ाओ, तो वो बंद हो जाएगा। लेकिन समाज में जब तक वो चेंजेस नहीं होंगे, तब लॉन्ग टर्म में मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। बट स्टिल इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। मानते हैं मदरसा खतरा है इस देश के लिए? नहीं, मदरसा खतरा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं बोला मदरसा में जो पढ़ाया जाता है वो डेफिनेटली खतरे की बात है। सो आई थिंक वो देखने की ज़रूरत है, वो क्या पढ़ा रहे हैं, और उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तो ये लग रहा है कि वो जो उनके बारे में बोला जाता है, जो पढ़ा रहे हैं, और तो वो फिर ठीक नहीं हो, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
वो फॉर्मेटिव एज में बच्चे होते हैं, और यदि उनमें यदि अलगाव की भावना आप डालेंगे तो फिर ये देश के लिए ठीक नहीं, वो उनके लिए भी ठीक नहीं है। उनका फ्यूचर उन बच्चों का फ्यूचर आप खराब कर रहे हो। उनके पास वो ऑप्शन भी आप नहीं दे रहे हो कि वो मतलब कि आप चूज कर सको। एक होता है एडल्ट, आप फिर भी देख पाएगा सही क्या है गलत क्या है, बच्चे तो देख ही नहीं पाएंगे। तो आई थिंक ये कर्तव्य बनता है स्टेट का कि वो डेफिनेटली बहुत क्लोजली देखे कि मदरसा के अंदर ये सब ना हो। चलिए, अब आखिरी सवाल इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ, संभल पे आप क्या कुछ सोचते हैं जो कुछ हो रहा है? नया इतिहास तलाशा जा रहा है? नया इतिहास, देखिए इतिहास जो मैंने कहा ना कि इतिहास में आप ऊपर से मलहम लगा देंगे तो उससे पुराने घाव नहीं मिटते। नहीं, वहाँ तो खोद के निकाल ले रहे हैं। मैं वही बोला हूँ, क्योंकि वहाँ घाव ऑलरेडी था, ऊपर से उसे दबाया गया ना। तो जब घाव रहता है ना, घाव को जब आपको हील करना पड़ता है। घाव को आपको पहले, आपने घाव हुआ है तो आपने पहले उसको साफ करते हैं और थोड़ा खोदते हैं, आप उसको साफ करके फिर मलहम लगाते हैं। हमारे 70 सालों में क्या गया ना, घाव हुआ ऊपर से और मिट्टी डाल दो जी और दबा दो, नहीं कहाँ सब ठीक तो है। सो उसमें क्या होता है, घाव और बड़ा होता है। और जो संभल में जो हुआ वही हुआ है। वो घाव तो आपने ऊपर से मिट्टी डाल दिया, एक कभी न कभी तो मिट्टी हटेगी और घाव दिखेगा, तो घाव तो और बड़ा निकला। और यार मैं सरप्राइज नहीं हूँ। ये जो होता है ना कि जो रिवेंज ऑफ हिस्ट्री इसको बोलते हैं, जो रिवेंज ऑफ हिस्ट्री, आप किसी को दबाएंगे तो अब वो ऐसे ही निकलेगा। आप मुगले आजम करेंगे तो छावा निकलेगा, वो होता ही है। और मैं इससे बहुत सरप्राइज नहीं हूँ। नहीं, संभल ने एक नई दिशा दे दी। जी हाँ, दिशा दी है। और मुझे तो लगता है पॉलिटिकली आई थिंक संभल मे बी एज इम्पोर्टेंट एज अयोध्या। अयोध्या की तरह इम्पोर्टेंट होगा 27 में, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आप जैसे ऑथर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत कुछ मिलेगा लिखने के लिए वहाँ। एब्सोल्युटली, क्यों नहीं। चलिए, अब आखिरी में और क्या कुछ है इमिनेंट हिस्टोरियंस में? अच्छा, एक सवाल छूट रहा था, रोमिला थापर और आर.एस. शर्मा, क्या इतनी जाती रही जो इतना जिक्र हुआ? नहीं, रोमिला थापर के बारे में स्पेशली, रोमिला थापर मेरे हिसाब से द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी, वो सबसे पावरफुल है। वो बहुत पावरफुल फैमिली से भी आती हैं। जो थापर फैमिली है, आप उनके इतिहास देखेंगे तो लुटियंस दिल्ली के ना, वो फर्स्ट फैमिली होती है। उनकी जड़ें पॉलिटिक्स में भी सबसे ऊपर है, एकेडमिया में खुद ही वो है, बॉलीवुड में भी है, वो कपूर खानदान से जुड़ी हुई हैं। तो ये सब जगह है, इन्वायरमेंटल में सबसे ऊपर है, वो वाइल्ड लाइफ में सबसे ऊपर, वो सब जगह, मीडिया में करण थापर, वो सब जगह वो लोग, वो सब जगह के वो एलिट हैं। इसलिए मैं उनको फर्स्ट फैमिली ऑफ लुटियंस दिल्ली बोलता हूँ। लुटियन दिल्ली अपने आप में ऊंचा है, और वहाँ जो फर्स्ट फैमिली है, तो वो उसकी प्रिसाइडिंग डायरेक्टरी तो भाई रोमिला थापर है। तो रोमिला थापर का बहुत इन्फ्लुएंस है। आप रोमिला थापर को आप इग्नोर, रोमिला थापर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेडी है। मैं उससे मिला हूँ, बोलती अच्छा है, बहुत एक प्रभावशाली व्यक्तित्व उनका बहुत है। तो उनका इसीलिए यदि उस विचारधारा से लड़ना है तो आपको रोमिला थापर को आपको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको रोमिला थापर के बारे में बात करनी पड़ेगी, और रोमिला थापर को आपको चैलेंज करना पड़ेगा। और रोमिला थापर ने पिछले 50 सालों में इतिहास को बहुत तोड़ा भी है। उनका रोल है, जिस तरह से भारत के स्पेशली एंशिएंट काल के, हमारे जो प्राचीन भारत के जो इतिहास को उन्होंने जिस तरह से प्रस्तुत किया है, स्पेशली विदेशों में, वो बहुत ही खराब रूप है। उसमें हिंदू को दिखाया गया कि वो हिंदू मंदिर तोड़ते थे, बौद्ध मंदिर उन्होंने तोड़ा है। ये विदेशों में ये बात को उन्होंने स्थापित कर दी है। विदेशी इस बात को मानते हैं। अब हम जो बोले, ये मेरी पुस्तक तो बैंडेड का काम करेगी ना, घाव तो उन्होंने दे दिया है। विदेश आप जाएंगे तो सब जगह यही बात है कि भाई हिंदू तो भाई बौद्धों का तो उन्होंने विनाश कर दिया था, जबकि कोई सच्चाई नहीं है उसकी। ये सारा काम रोमिला थापर ने किया है। इसलिए रोमिला थापर को बिना चैलेंज किए हुए आप वो जो लेफ्टिस्ट हिस्टोग्राफी को आप नहीं चैलेंज कर सकते हैं। और शायद इसीलिए रोमिला थापर मेरी इस बुक में बार बार उनका वर्णन आता है, और बार बार मैं उनको क्वेश्चन करता हूँ। क्या अभी तक उन्होंने काउंटर किया इस पर? नहीं, वो तो एक लेफ्टिज्म की एक बड़ी अच्छी, कम्युनिज्म की एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। वो क्या करते हैं, यदि आर्गुमेंट कमज़ोर हो तो फटाक से आते हैं आगे। जैसे आप देखिए, हमारे कुछ मान लो सोकॉल राइट के हैं जो बोलते थे कि हमारी तो सर्जरी का हमें था, गणेश जी का देखो सर हमने लगा दिया, तो ये सब पे फट से वो आ जाएंगे बाहर। देखो कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, कितने जाहिल हैं, एलिफेंट का सर लगा दिया, सर्जरी की बात कर रहे हैं। लेकिन आप लॉजिकल इतिहास उनको दिखाएंगे ना तो चुप हो जाएंगे। तब वो प्रिटेंड करेंगे कि नहीं, ही डजंट एग्जिस्ट, आप एग्जिस्ट नहीं करते हो। प्रॉब्लम अब उनके साथ क्या है ना, कि ये मैकेनिज्म आज से 20 साल पहले तक चल जाता था। आज सोशल मीडिया है,
और आज मीडिया भी थोड़ा सा पहले से खुल गया है, प्राइवेट चैनल्स भी बहुत सारे हैं, कुछ उनके फेवर में है, कुछ उनके अगेंस्ट भी हैं। तो अब है कि अब उनकी जो नेरेटिव सेटिंग है ना, वो नहीं डिसाइड करते हैं। अब ये बड़ा डेमोक्रेटाइज हो गया है, सोशल मीडिया है भाई, वो नहीं चलाएंगे, मान लो जमीनी चैनल नहीं तो मैं आपके पास आ गया, आप ओपन माइंडेड थे, आपने बोला चलो भाई लेट्स टॉक अबाउट एमिनेंट हिस्टोरियंस। सो आप अब उनकी बातों को, ऑल्टरनेट बातों को आप दबा नहीं सकते हैं, और इसीलिए अब वो थोड़े से एक्सपोज ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए देखिए 15-20 सालों में दे हैव रिट्रीटेड, उनकी उनका जो इन्फ्लुएंस था, जो उनका प्रभाव था भारत के इतिहास पे या भारत के इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम पे, बहुत कम हो गया है। बिल्कुल। चलिए, आखिरी सवाल ये कि एमिनेंट हिस्टोरियंस में और क्या कुछ है, और दूसरी बात, हिंदी पाठक होने की वजह से हिंदी में कब आ रही है? एमिनेंट हिस्टोरियन, देखिए जैसा इसका नाम सजेस्ट कर गया कि अरुण शौरी की एक पुस्तक आई थी एमिनेंट हिस्टोरियन, उससे थोड़ी प्रभावित होगी, यानी नाम स्पेशली, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी पुस्तक थी। लेकिन मैं यहाँ बस एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे जो एमिनेंट हिस्टोरियन थी अरुण शौरी की, और उसके अलावा और भी जितनी पुस्तकें इससे पहले थी, वो लार्जली क्या था ना, वो लार्जली क्रिटिक होती थी लेफ्ट का। जैसे अरुण शौरी की जो पुस्तक थी वो लेफ्ट का क्रिटिक ही थी, ये इन्होंने गलत किया, ये रोमिला ने गलत किया, ये डी.एन. झा ने गलत किया, उन्होंने सारा वो गलत काम किया, ICHR ने ये यहाँ घोटाले किए। और मेरी पुस्तक वहाँ से 2 कदम आगे जाती है। मैं पहले डिस्टोरियन के बारे में बताता हूँ कि इन्होंने डिस्टॉर्ट किया है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा जो लार्जली बुक है वो कंस्ट्रक्टिव है। मैं वहाँ बताता हूँ कि भारत का इतिहास कैसा होना चाहिए और क्या है इतिहास। तो मैं एक इतिहास का एक स्वरूप भी दे रहा हूँ, प्राचीन काल से लेके आज़ादी तक, कि भारत का इतिहास भारत के संदर्भ में ऐसे लिखा जा सकता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट हिस्ट्री, बट एक कोशिश है जिसमें मैंने भारत के नज़रिए से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और जहाँ तक आपका हिंदी में सवाल है, आई थिंक वो ऑलरेडी वो प्रोसेस में है बात, क्योंकि कल ही इनफैक्ट मैं वो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिला था इस पुस्तक के साथ। तो उन्होंने भी यही बोला कि ये पुस्तक हिंदी में आनी चाहिए, क्योंकि इसकी हिंदी में ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं एग्री किया, और ऑलरेडी मैं इस प्रोसेस में हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। आई थिंक 6-8 महीनों, 1 साल, मैक्सिमम 8 से 1 साल के बीच में एक हिंदी में जरूर आएगी ये पुस्तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हिंदी में आएगी तो फिर एक बार मुलाकात करेंगे। जी। बाकी बातचीत बहुत अच्छी रही आपके साथ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ऑथर और सीनियर जर्नलिस्ट उत्पल कुमार जी, जिन्होंने इतिहास को लेकर, इमिनेंट हिस्टोरियंस को लेकर बहुत बातें की। बाकी आपको भी पता है कि इतिहास इतना बड़ा है कि 1 घंटे के पॉडकास्ट या इंटरव्यू में पूरी बातें नहीं हो सकती हैं। तो आगे भी इसी तरीके की तमाम बातचीत होती रहेंगी, इतिहास की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती रहेगी। फिलहाल अभी ये बातचीत आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और बने रहेगा एनएफ न्यूज़ पर। लगातार किसी और शख्सियत से किसी और दिन यहीं पर मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।